सुनाओगे थोड़ा पुराना? बताओ। देख, डूंगरपुर प्रजामंडल कब बनाया गया था? 1 अगस्त 1900। किसकी पुण्यतिथि के अवसर पर? वागड़ के गांधी। राजस्थान के 3 बार सीएम हरदेव जोशी। सेवक नाम का अखबार किसने निकाला? प्रजामंडल ने कौन सी सभाओं का आयोजन किया? राष्ट्रपाल घटना कब की है? कौन से अध्यापक शहीद हुए? कौन सी भील बालिका? इनकी मूर्तियां कहाँ हैं? कालीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कौन से अध्यापक घायल हुए थे? शिवराम भील कौन से कांड में घायल हुए थे? पुनावाड़ा कांड कब हुआ था? जैसलमेर प्रजामंडल कहां बनाया गया था? किसके द्वारा? रघुनाथ सिंह ने क्या बनाया था? प्रतापगढ़ प्रजामंडल किसके द्वारा बनाया गया? कौन कौन है बताओ देखे? अमृतलाल पाएक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बाबा ने किसको लेटर लिखा? किसको लेटर लिखा? कौन से आंदोलन के टाइम? अच्छा, आपका झालावाड़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? मांगीलाल भवे, तनसुखलाल मित्तल और मकबूल आलम। कौन से राजा की अध्यक्षता के अंदर उत्तरदायी सरकार बनी? राजराणा हरिश्चंद्र। देश की आजादी के टाइम कितनी रियासतें थी? कितने ठिकाने? कौन कौन से? और कितने केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा? अच्छा, ये आपका रियासती विभाग कब बनाया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सचिव कौन थे? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की कौन सी धारा में संधियां समाप्त की? धारा 8। और रियासती विभाग ने कहा कौन सी रियासतें आजाद रह सकती है? जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, ऐसी कितनी रियासत थी? नाम बताओ देखिए। कौन से राजा चाहते थे राजस्थान यूनियन बनाया जाएगा? कहां कहां की रियासतों को मिला के? इसके लिए कितने सम्मेलन आयोजित किए गए? कहां पे? ये सलाह कौन दे रहे थे? के.एम. मुंशी। पहले चरण का नाम क्या था? किसने नाम दिया? धौलपुर के राजा कौन थे? क्या बनाए गए? करौली के राजा क्या बनाए गए? अलवर को। भरतपुर में कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? कौन सा ठिकाना लिया गया? प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार। उप प्रधानमंत्री कौन थे? जोगल किशोर। जनसंख्या कितनी थी? इनकम कितनी थी? कौन सी 2 रियासतों में भारत सरकार ने पहले ही कब्जा कर लिया था? दूसरे चरण का नाम क्या था? 3 हाड़ौती वाली रियासतें, 3 वागड़ वाली, एकमात्र मुस्लिम रियासत और 2 अजमेर के पास वाली। और कोटा के राजा कौन थे? क्या बनाए गए? बूंदी के राजा क्या बनाए गए? वरिष्ठ उपराज प्रमुख। डूंगरपुर के राजा क्या बनाए गए? राजधानी कौन सी थी? और उद्घाटन कहां पे होगा? कब किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री कौन होंगे? गोकुललाल। कौन सी 2 रियासतें अजमेर में मिलने से मना कर देती है? कौन से राजा ने कहा मैं डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं? बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह। संयुक्त राजस्थान के अंदर कौन सी एक रियासत शामिल कर दी गई? उद्घाटन कब किया गया? कहां पे किया गया? किसके द्वारा किया गया? राज प्रमुख कौन बनाए गए? उपराज प्रमुख कौन बनाए गए? प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? और उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोकुललाल असावा। और कितने प्रीव्यू पर्स की मांग की थी? लेकिन सरकार ने प्रीव्यू पर्स कितना दिया? 5 लाख क्या था? और बाकी 5 लाख क्या था? ये थी बातें बड़ी थी। सुनो देखो आगे का। हाँ, सब पढ़ लेंगे। ठार ठार खाओ। हम पढ़ रहे हैं कि भाई 4 रियासतें तो मिल गई आपकी मत्स्य संघ में। किसमें मिल गई? और 10 रियासतें मिल गई आपकी संयुक्त राजस्थान। किसमें मिल गई? संयुक्त। पीछे ये टोटल होगी कितनी होगी आपकी? 14। पीछे 5 बच गई। 5 में 3 तो बड़े मगरमच्छ है, एक आपकी सिरोही है और एक आपका जैसलमेर। जैसलमेर है ना। एक सिरोही है। कौन सा आपका? जैसलमेर। कल मैं आपको बात बता रहा था कि पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद 3 तरफ अटैक किए। एक वो बलूचिस्तान पूरा खा गया, एक उसने अटैक किया कश्मीर, और एक अटैक कहां पर किया? जैसलमेर। कश्मीर पर अटैक किया तो कश्मीर की कंडीशन और अजीब सी थी। कश्मीर में राजा हुआ करते, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह।
और हरि सिंह जी का ये मानना था कि यार कश्मीर को आजाद रखेंगे, कश्मीर को न तो भारत में मिलाएंगे ना पाकिस्तान, क्योंकि उनको ये लगता था कि यार कश्मीर अलग रहेगा तो कश्मीर की बाउंड्री एक तरफ पाकिस्तान से लगेगी, अफगानिस्तान से लगेगी, रसिया से लगेगी, चाइना से लगेगी, तिब्बत से लगेगी और इंडिया से लगेगी। कितने सारे देश हो गए देख लो, छह। छह देशों की बाउंड्री किसको टच करेगी? इन छह देशों के लोग हनीमून मनाने का आएंगे। तो जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है, वैसे वैसे अपने क्या हो जाएगा, कश्मीर। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्टों के बहाने अपना चल जाएगा, बाकी थोड़ा बहुत सेव बाच बाच कर अपना टाइम पास कर लेंगे। केसर होती है, केसर बेच लेंगे, अपने देश की इकोनॉमी एकदम सही हो जाएगी। पाकिस्तान उधर से अटैक करता है, पाकिस्तान जब अटैक करता है तो पाकिस्तान कश्मीर के आधे इलाके तक पहुंच गया। अच्छा, पाकिस्तान अटैक है तो हरि सिंह जी का कोई बात नहीं, सामना करेंगे। हरि सिंह जी ने कश्मीर की सेना भेजी, कश्मीर एक देश है, कश्मीर की सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ने जाओ तो दुर्भाग्य, कश्मीर के आधे फौजी जाके पाकिस्तान वालों से मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने उधर लड़ेंगे, तो उधर मिल गए, जाके उधर मिल गए तो पाकिस्तान वालों ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। जब वो आधे कश्मीर तक आ गए तो हरि सिंह भाग के आए नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को आका भाई बचाओ। नेहरू जी ने कहा क्यों, तुम आजाद हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे कि तुम पड़ोसी हो ना, सब पड़ोसी नहीं, विलय करो तो बचाएंगे वरना नहीं बचाए। उनका लाओ फटाफट कागज लोग साइन करने। हरि सिंह जी ने कर दिए साइन, हरि सिंह जी ने साइन कर दिया, इसका मतलब कश्मीर अब किस में मिल गया? अब कश्मीर को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? तो भारत ने अपनी सेना भेजी, भारत ने सेना भेजी अपने इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी ने जाके पाकिस्तान वालों को रोक दिया। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी जाके रोकती तब तक पाकिस्तान यहां तक तो आ ही गया था, तो वहां पे जाके रोक दिया। बस हमने गलती यही की कि हमें उनको रोकने की बजाय जितने भी उनका कब्जा हो गया उसको निकालना था। एक आदमी ने हमने प्लॉट बेचा, उसने पूरा प्लॉट बेचा। यदि आधे पे गुंडे कब्जा कर गए, अपने पास पूरा प्लॉट है तो आधे से कब्जा अपना छुड़वाना, अपने कब्जा छुड़वाना थी। तब अपना देश नया नया आजाद हुआ था। नेहरू जी गलती करके, नेहरू जी ने कहा भाई लड़ाई नहीं करनी, एक बार इनको रोक दो जहां तक आ गए। तो ये आधे पे कब्जा कर गए कि कोई नहीं, यूएनओ छुड़वा देगा। कौन छुड़वा देगा? तब तो आपने लगता था यूएनओ कामधेनु गाय है, यूएनओ जैसा कहते हैं वैसा मान लेता है। तो अपने यूएनओ के पास गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए, और यूएनओ को जाके हमने कहा कि यूएनओ, हमारे आधे प्लॉट पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, आधा प्लॉट हमारे पास है, आधा प्लॉट उनके पास है, पर है ये हमारा पूरा, और तुम हमारा कब्जा छुड़वाओ। यूएनओ ने कहा जनता से पूछेंगे। किसे पूछेंगे? जनमत संग्रह, रेफरेंडम करवाएंगे हम, जनमत संग्रह करवाया जाएगा। कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नेहरू जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जनमत संग्रह होते लोग कहेंगे पाकिस्तान के साथ, इसलिए नेहरू जी ने कहा नहीं खेल रहे हम तो, चीटिंग है, चीटिंग हो रही है, गेम बीच में छोड़ दिया हमने। और हमने कहा यूएनओ की इसमें जरूरत ही नहीं, द्विपक्षीय मामला है, हम हमारे हिसाब से सुलझा लेंगे। वो मामला तब से ऐसा उलझ गया कि अब तक सुलझने का नाम है। हम कहते हैं आधे पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हम कहते हैं पीओके, क्या बोलते हैं उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आधे पे इंडिया ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो कहता है आईओके, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर कहता है हम न भारत में न पाकिस्तान में, हम आजाद है। तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कश्मीर को किधर माना जाए, अपनी तरफ माना जाए, उनकी तरफ माना जाए, क्या माना जाए? आजाद। पर अपने तो कहते हैं भाई पूरा हमारा है, इंच इंच हमारा है, आधा तो हमारे पास है ही, आधा गिलगित बाल्टिस्तान 2024 से पहले ले लेंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वरना बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी ना, कुछ ना कुछ खुड़के तो करने पड़ेंगे ना। तो भाई खुड़का तो कर ही देगा इतना तो मैं तो रात को डेली सोता हूँ तो सुबह उठते अखबार सबसे पहले देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान आया कि नहीं आया। मुझे पता आएगा, साल भर के अंदर अंदर आएगा। फिर दूसरा चक्कर और है, उधर गिलगित बाल्टिस्तान में अब इतनी गरीबी आ रखी है, इतनी गरीबी आ रखी है जिसकी हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही भूखा मर रहा है, तो इनको तो क्या पाड़ लेगा दूसरों को, इसलिए वो खुद ही कह रहे हैं अब मिला दो। तो अपने वाला दो काम करेंगे, एक तो उधर उधर थोड़े बहुत लोग अपने फेवर के जो लोग हैं उनको कहेंगे आंदोलन करो, हमें भारत में मिलना है, हमें भारत में मिलना है। फिर इधर कहेंगे कि देखो साहब सिविल वॉर की स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में किया था, कश्मीर को अलग किया था, इसको मिलाएंगे तो ये बड़ा होगा। तो वो बलूचिस्तान खा गए पूरा, कश्मीर खा गए आधा। एक अटैक किया उन्होंने जैसलमेर, कहां पे है? आधा आधा है। कैसे है? यूट्यूब पे 30% है, नहीं आधा है, यूट्यूब की नहीं माननी है। ठीक है, कितना है? इसने पूरा सीरीज हो सर, आधा है सच में? कितना लोड क्यों लिया तुमने? कौन परसेंटेज गिन रहा है रे इधर अपने? है? अच्छा तुझे लगा थोड़ा बहुत टुकड़े से दिया नहीं। और छोटे मोटे टुकड़े भी तो भी अपना है कर्जा,
और बेर सपूत चुकाते हैं। क्या क्या दो चीजें? यदि बाप पे कर्जा है और बेटा सपूत है तो कर्जा चुकाए। पिताजी नहीं चुका पाए पर बेटों का ये कर्तव्य बनता है कि बाप का कर्जा चुकाए। यदि बाप के कोई बेर है, किसी से लड़ाई हो रखी थी, बाप मर गया, उनसे नहीं चुकाया गया, सपूत चुकाए। अपनी पिछली 2 पीढ़ियां कपूत है, उस कर्जे को चुका, अपने वाली चुकाएगी। इस बार लेंगे, कह के बदला लेंगे, एकदम करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए अपनी पीढ़ी के नाम कुछ बातें लिखी हुई, अपने जस्ट लिखा हुआ है। अपने मरने से पहले पहले देख के जाएंगे, उधर घूम के आएंगे गिलगित बाल्टिस्तान, अपने उधर के लिए अपने को वीजा लेने की आवश्यकता, ये चुकाना है। मैं तो कहता हूं ये क्यों, अपने को लेना है सिंध। क्या लेना है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। किस बात का जनगण मन है यदि सिंध हमारे पास नहीं है? तो सिंध लेना है। जब तक अटक से कटक तक झंडा नहीं होगा तब तक बाजीराव की आत्मा रो रही है। बाजीराव ने कहा था कि भारत का झंडा कहां से कहां तक है? अटक से, अटक सिंधु के पास में एक सहायक नदी है, वहां से लेके ठेठ उड़ीसा में कटक तक अपना झंडा होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर लेंगे जरूर। और याद रखा जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति द्वारा याद रखा जाना चाहिए कि हमारा है। जिस दिन हम दावा ही छोड़ देंगे, हम कह देंगे हमारा है ही नहीं, तो भूल जाएंगे। ले पाए नहीं ले पाए बात की बात है, पर याद तो रहे, सीने में ज्वाला तो धधके कि हमारा है, गुंडों ने कब्जा कर रखा है, छुड़वाया जाएगा। आज नहीं तो कल छुड़वाएंगे। साहब विभाजन पंजाब और बंगाल का किया होगा आपने, सिंध का नहीं किया। सिंध हमारा था पूरा का पूरा। सिंधु को आप कैसे ले सकते हैं उधर? तो सिंध लेना है, आज नहीं तो कल लेना है, लेंगे, ढंग से लेंगे एकदम सिंधु। वो तो मैं लॉकडाउन के अंदर और कोई एक वीडियो देख रहा था, एक रैंडम वीडियो था, शोएब अख्तर का वीडियो। मैं क्रिकेट को खूब फॉलो करता रहता हूँ, शोएब अख्तर को वीडियो आ गया, तो क्रिकेट का वीडियो देख तो सारे वो के वो वीडियो आ रहे थे। शोएब अख्तर का वीडियो था, उसमें शोएब अख्तर कह रहा था कि वो एक लड़की एंकर है, वो इंटरव्यू ले रही है, वो पूछती है आजकल शोएब तुम क्या करते हो? तो कहता है रिटायरमेंट हो गया है, आजकल मैं किताबें पढ़ता हूँ। अरे तुम किताबें भी पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। किस बात की किताब पढ़ रहे हो? उसने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो पुरानी किताब है पर उसमें भविष्यवाणी है। किस बात की भविष्यवाणी है? कि उसमें ने पहले लिख दिया था आगे क्या क्या होगा। क्या क्या लिख दिया था? कि उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है कि बाबर एक दिन भारत पर कब्जा करेगा, जबकि किताब बाबर से भी पुरानी है। बता बाबर ने भारत पे कब्जा किया कि नहीं किया? तो एंकर कहती है कि हाँ किया। कि फिर उसके अंदर लिखा कि बाबर का बेटा हुमायूं हार जाएगा और हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। बता लिखा हुआ कि नहीं लिखा? हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा हाँ हुआ ही। उसके अंदर लिखा कि शेरशाह सूरी भारत पर वापस कब्जा कर लेगा, भारत पे कब्जा करे। लिखा कि नहीं लिखा? उसने कहा हाँ ये भी लिखा। उसने कहा छोड़, ये तो हिस्ट्री की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की तकसीम होगी। तकसीम का मतलब बंटवारा। तकसीम मतलब क्या था? कि बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था? उसने कहा हाँ बंटवारा। तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ कि 65 की जंग हम जीतेंगे। पाकिस्तान आज भी ये मानता कि 65 में हम जीते थे। पाकिस्तान कहता है 65 के अंदर हम जीत गए थे। पाकिस्तान 48 को भी अपनी जीत बताता है, 65 को भी अपनी जीत बताता है, 71 बता नहीं पाता क्योंकि सरेंडर कर गए थे, है ना। वरना तो झूठ यहाँ भी बोल जाता वो, पर यहाँ तो साफ साफ दुनिया को फोटो दिख रही है कि भाई घुटने टेक रखे हैं तुमने यहाँ पे, इसलिए बता नहीं पाता। तो कहा बता 65 की जंग में लिखा हिंदुस्तान को रहेंगे, हराया था कि नहीं हराया था? वो कहती हराया। और ये छोड़, इसमें तो आगे का लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, पर हिंदुस्तान पे कब्जा करने से पहले पहले कश्मीर पे कब्जा करेंगे, और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। तो वो कहती है आमीन। वो लड़की कहती है ऐसा ही हो, आमीन। तो वो वापस कहता है, कहता पर सुनो, पर उस किताब में लिखा कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया 2 बार खून, अटक नदी है सिंधु के पास में, सिंध में एक नदी अटक। तो उसके कहने का मतलब है अटक के पास 2 युद्ध होंगे, अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे। उन 2 युद्धों के बाद में हम किस पे कब्जा कर लेंगे? भारत पे कब्जा कर लेंगे। मैं इस इंटरव्यू को देख के बड़ा राजी हूँ। अटक के पास 2 युद्ध होंगे, इसका मतलब इंडियन आर्मी कहां पहुंच जाएगी? अटक। इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा हो गया। भाई यदि हमारी आर्मी अटक के पास जाके लड़ रही है, इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा कर लिया। तो उसने जैसे ही शोएब अख्तर ने कहा कि और अटक का दरिया जो है 2 बार खून में बह जाएगा, और अटक नदी के पास में 2 बार युद्ध होगा, इसमें तो ये भी लिखा हुआ है। तो उस लड़की के साथ साथ मैंने भी कहा आमीन। ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो। जब सारी बातें सत्य हुई है तो तुम्हारी ये बात भी सत्य हो। बहुत जल्दी हम अटक के पास पहुंचेंगे, अटक हमारी सीमा हो जाएगी। इधर अटक और उधर कौन सी? तीसरा अटैक उस समय पाकिस्तान ने किया जैसलमेर। कहां पर किया? जब जैसलमेर पर अटैक किया तो जैसलमेर में जैसे उनकी सीमा के अंदर घुसे वो सेना उनकी, जैसलमेर में राजा हुआ करते जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह ने जोधपुर के राजा के पास मैसेज भेजा। जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह। क्या नाम था? कि हनुमंत सिंह जी, पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, हमारी पार नहीं पड़ेगी शायद अकेले की, इसलिए आप हमारी सहायता करने के लिए हो। जोधपुर के राजा ने अपनी इन्फेंट्री और अपनी एयरफोर्स दोनों भेजी। अपनी एयरफोर्स उतारी और अपनी पैदल सेना उतारी। जोधपुर के पास में एयरफोर्स थी। जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे।
कितने हवाई अड्डे थे भाई? जोधपुर देश था एक। जोधपुर देश का राजा लंदन जाएगा तो फिर कहां से जाएगा? हवाई अड्डा तो होना चाहिए ना आपके पास। और जोधपुर में तो लास्ट वाले दोनों राजा खुद पायलट थे, उमेद सिंह और हनुमंत सिंह दोनों। तो हनुमंत सिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं सेना भेज रहा हूँ। एयरफोर्स भेजी, एयरफोर्स ने जाके ऊपर से देखा, एयर व्यू लिया, पता चला यार ज्यादा बड़ा आक्रमण नहीं है, छोटा ही आक्रमण। तो उनका एयरफोर्स की तो आवश्यकता ही नहीं है, आर्मी जाके हरा देगी। जोधपुर की आर्मी गिर, पाकिस्तान वालों को कूट काट के निकाल दिया। तो जैसलमेर को बचाने वाली कोई सेना थी तो वो कौन सी थी? इसलिए जैसलमेर बहुत ढंग से जानता था कि हमारा अस्तित्व है पूरी तरीके से किस पे टिका हुआ है। इसलिए आया कि भाई इधर ये जैसलमेर वालों ने कहा भाई जिधर जोधपुर जाएगा उधर भी हम चले जाएंगे, हमारा इनके हिसाब से देख लेना। हालांकि उसमें एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने अपना एक पर्सनल हेलीकॉप्टर भेजा जैसलमेर के राजा के पास, और हेलीकॉप्टर भेज के कहा कि राजा जी हमला हो गया, हम बचा लेंगे, वो सब हम देख रहे हैं, आपकी सेना हमारी सेना मिलकर लड़ लेगी, आप एक काम करो रॉयल फैमिली को लेके जोधपुर आ जाओ। कल को खुदा ना खास्ता बड़ा हमला हो जाए, मान लो अपने ना रोक पाए, हार भी तो सकते हैं, लड़ाई में दोनों हो सकते हैं, जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। हार गए, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान वाले सबसे पहले राजा और रानी को पकड़ के मारेंगे, राजा को मार देंगे पकड़ के। इसलिए आप जोधपुर आ जाओ रॉयल फैमिली को लेके। तो उनका पर मैं आ क्यों जाऊं, हारेंगे तब का तब देखेंगे। अरे तो हारते ही आपको मार देंगे। तो उनका जब जनता मरेगी तो मैं ही मर जाऊंगा, इस दुख की घड़ी में मैं जनता को छोड़ के नहीं आऊंगा। जोधपुर वालों को यदि हमारा साथ देना है तो ठीक बात, नहीं साथ देना तो ठीक बात। यदि आप ये चाहते हो कि युद्ध के टाइम में जब जनता परेशान हो रही है उस समय मैं देश छोड़ के भाग जाऊं, ऐसा मेरे से नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी, मौत आ जाएगी। अब जनता मरेगी तब हम मर जाएंगे। जब 1000 साल तक इस जनता ने हमें टैक्स दिए, हमने इनकी रक्षा की, अब दुख की घड़ी में इस जनता को छोड़ के भागा नहीं जाए। मोशरादा का जब स्टेटमेंट पढ़ता हूं तब मुझे याद आता है कि इस बार अफगानिस्तान में जब तालिबान वालों ने कब्जा किया तो सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा, अशरफ गनी सबसे पहले भगा। रशिया ने जब यूक्रेन पर हमला किया, अभी तक नहीं पता यूक्रेन का राष्ट्रपति है कहां, जेलेंस्की का अभी तक नहीं पता चल रहा है। बीच में एक बार अपने बीवी के साथ कुछ फोटो शूट के फोटो जरूर आए थे उसके अलावा उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। राजा कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हार या जीत बहुत बात की बात है, उसका स्टेटमेंट दिखाता है। या इस घड़ी के अंदर तो भाग के नहीं जाए, देख लेंगे बाद में जो होगा नहीं होगा वो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन दुख की घड़ी में जनता को छोड़ के तो भागा। जब ये हमले हुए तो अपने भारत में एक बहुत बड़े नेता थे राम मनोहर लोहिया। क्या नेता थे? लोहिया ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी दिमाग काम करता है कि नहीं करता है? 3 स्टेट, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर पाकिस्तान की बाउंड्री पर है। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर और पाकिस्तान हमले भी कर रहा है उधर से, और आप चुपचाप बैठे हो, इनको खाली छोड़ रखा है। फटाफट इनका विलय करो, क्योंकि अलग अलग स्टेट को आर्मी संभाल नहीं पाएगी, एक पूरा स्टेट होगा, संभालना इजी हो जाएगा काम। इसलिए राम मनोहर लोहिया ने बाकायदा आंदोलन चलाया, एक समिति बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाएगी? और कहा जितनी रियासतें बची उनका फटाफट क्या किया जाए, विलय। कितनी रियासतें बची हुई थी? 5, लिखो इसमें। राम मनोहर लोहिया ने राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। राम मनोहर लोहिया फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, नेता थे बहुत बड़े उस टाइम के। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, और राम मनोहर लोहिया फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी, फाउंडेड राजस्थान मूवमेंट कमेटी। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तथा शेष रियासतों के जल्दी विलय की मांग की थी, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। शेष रियासतों की जल्दी विलय की मांग की थी, एंड डिमांडेड इमीडिएट मर्जर ऑफ रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत सरकार ने 5 बचे में, 5 में सिरोही को तो वल्लभ भाई पटेल कह रहे राजस्थान में मिलाना नहीं, कहां मिलाना है? बॉम्बे। पीछे कितनी बची? 4, 3 तो बड़े मगरमच्छ, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, एक कौन सी होगी आपके? जैसलमेर। इन चारों को बुला, इन चारों को बुला का भाई हो शामिल, राजस्थान के अंदर शामिल हो। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को सीधा सीधा कहा तुम बाउंड्री पे हो, अटैक हो सकता है, इसलिए तुमको हम अलग छोड़ नहीं सकते। तो इनको तो बाउंड्री वाला डर दिखा के कह दिया भाई आपको राजस्थान में आना ही पड़ेगा। पर समस्या जयपुर के साथ थी, जयपुर के राजा को तो आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम बाउंड्री पे हो। जयपुर राजा ने कहा भाई अपने तक मिसाइल आएगी नहीं, बीच में जोधपुर जैसलमेर पड़ जाएंगे ना, अजमेर पड़ जाएगा आपका, तब जाके हम आएंगे, इसलिए हम न तो राजस्थान के अंदर शामिल होंगे नहीं, हमारा अलग बनेगा। उल्टा जयपुर वालों का यह कहना था कि आप तो एक काम करो, इस किशनगढ़ को, टोंक को, इनको भी हमारे मिला दो।
और हमारा एक राज्य अलग से बना दो, यहाँ पे लावा लावा वगैरह ठिकाने ये सारे हमारे अंदर मिला दिए जाए और हमारा राज्य अलग से हो। फिर वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मान सिंह जी, जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा कौन थे? मान सिंह, जिनके नाम पर आपके हैं एसएमएस, सवाई मान सिंह। क्या नाम था? सवाई मान, एसएम स्टेडियम, एसएम हॉस्पिटल, जो भी आपके, ये जो इनके नाम पे सवाई मान सिंह है। सवाई मान सिंह जी, अभी आप कहाँ के राजा हो? जयपुर। फिर पूरा राजस्थान, राज प्रमुख पूरे राजस्थान के आप। और सुनो, राजधानी भी जयपुर। और सुनो, प्रधानमंत्री भी आपका। राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, तीनों देंगे। मान सिंह जी का कागज लो। तीनों को क्या डर दिखाया उनको? तुम कहां पे हो? बाउंड्री पे, इसलिए पाकिस्तान का अटैक हो सकता है। जयपुर वालों को तीन चीजें क्या दे दी गई? राजधानी, राज प्रमुख, सब कुछ किसको दे दिया गया? जयपुर वालों को। इसलिए चार बड़ी रियासतें शामिल की गई। छोटी छोटी रियासतें थी, बड़ी थी। अब बड़ी रियासतें शामिल होगी तो राजस्थान और बड़ा हो जाएगा, इसलिए नाम दिया गया वृहत राजस्थान। क्या दिया गया? लिखो, चौथा चरण। ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान। पिछला कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। उसमें चार बड़ी रियासतें जोड़ दो, कौन कौन सी जोड़ोगे? बताओ देखे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। लिख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, और इसमें चारों जोड़ दो। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कौन कौन सी चारों बताओ देखे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर किस में जोड़ दी गई? संयुक्त राजस्थान। और मिला के क्या बना दिया गया? वृहत राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिला के बना दिया ग्रेटर राजस्थान। क्या बना दिया? ग्रेटर राजस्थान। सुनना, देखो इधर देखना, एक बार लिखना मत आप। बात आएगी साहब, इनोग्रेशन कब किया जाए, कहाँ किया जाए, क्या किया जाए? तो पूछा सवाई मान सिंह जी से, भाई राज प्रमुख किसको बनाना है? सवाई मान सिंह जी को। राजधानी भी किसको बनानी है? जयपुर को। तो उद्घाटन कहाँ कर रहे थे? जयपुर का। भाई कब करें उद्घाटन? राजस्थान वाले नेताओं से पूछा, भाई तुम बताओ उद्घाटन कब करें? सबने कहा नए साल का कर दो। कब कर दो? जब पूरा राजस्थान बन गया, सिरोही को छोड़ के पूरा राजस्थान आ गया, पूरा राजस्थान बन रहा था, अब हमारा कब कर दो आप? तो नए साल को। अपना तब नया साल लगता था चैत्र शुक्ल एकम। क्या लगता था? भाई अपने ये ईसाइयों वाला कैलेंडर तो चलता नहीं था तब राजस्थान में। अपना कैलेंडर हुआ करता विक्रमी। कौन सा कैलेंडर हुआ करता? विक्रमी कैलेंडर हुआ करता। तो विक्रमी संवत चलता था। विक्रमी संवत का नया साल लगा था 2006। क्या लगा था? विक्रमी कैलेंडर अपने ईसाइयों वाले कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कितने साल आगे होता है? कितने साल आगे? तो कौन सा दिन था बताओ देखे। चैत्र शुक्ल एकम, विक्रमी संवत 2006 का साल है। कौन से कैलेंडर का? विक्रमी संवत। राजा विक्रमादित्य परमार का कैलेंडर, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? विक्रमी संवत। पहले महीने का नाम क्या होता है? चैत्र। चांद दिखता है इसलिए बोलते हैं शुक्ल एकम, मतलब 1 तारीख। चैत्र के महीने की चांद दिखने की 1 तारीख को विक्रमी संवत 2006 को अपने राजस्थान का क्या किया गया? ये मैं पिछले कई सालों से ये बात बोलता हूं कि राजस्थान का उद्घाटन चैत्र शुक्ल एकम को हुआ है। कब हुआ है? चैत्र शुक्ल एकम। मैं इस बार, पिछली बार जब राजस्थान दिवस, अब हम राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च। कब मनाते हैं? 30 मार्च 1949 को अपना मानते हैं। ये कारण ये था कि भाई चैत्र शुक्ल एकम उस टाइम के अनुसार तो सही था, फिर हमने उस कैलेंडर को फॉलो करना बंद कर दिया। तब चैत्र शुक्ल एकम को फॉलो ही नहीं कर रहे, तो बाद में अब राजस्थान दिवस कब मनाया जाए? तो भाई उस दिन तारीख क्या थी देख लो। तो तारीख क्या थी उस हिसाब से? 30 मार्च। साल कौन सा था? 1949। मैंने बताया दोनों साल के अंदर कितना गैप होता है? 57 ईयर्स का। आप देख लो, 49 और 2006, 57 ईयर्स का गैप है। आगे बात समझे। मैं इस बार 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता, दूरदर्शन के कार्यक्रम में गया हुआ था, तो वहां दूरदर्शन वालों ने मेरे से पूछा कि भाई राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों बनाया जाता? मगर ये मेरे ही नहीं समझ में आया कि राजस्थान सरकार इतनी अज्ञानी कैसे हो सकती है और राजस्थान दिवस 30 मार्च को कैसे मना सकती है। हमारा 30 मार्च से कोई लेना देना नहीं। हमारा राजस्थान दिवस आना चाहिए चैत्र शुक्ल एकम को। कब आना चाहिए?
चैत्र शुक्ल एकम को आना चाहिए भाई। हमारे नेताओं ने यह कहा था कि नए साल के दिन होगा और नया साल चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। और वल्लभ भाई पटेल का मेरा पूरा भाषण सुना हुआ। ये उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को 3 बार बोलते हैं नए साल के दिन नया राजस्थान बनने जा रहा है। बसंत नवरात्रि, नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, बसंत ऋतु की नवरात्रि होते हैं। बसंत नवरात्रि के दिन राजस्थान में नया बसंत का उत्सव मनाया जा रहा है। उस समय चाहूंगा कि जैसे बसंत में नई नई कौपलें खिलती है वैसे ही नया नया राजस्थान बने। जैसे बसंत के अंदर उन्नति होती है वैसे ही राजस्थान के अंदर उन्नति हो। बार बार वो बसंत ऋतु, बार बार नया साल, बार बार नवरात्रि बोल रहे हैं। इसका मतलब महत्व 30 मार्च का, तो महत्व किसका है? चैत्र शुक्ल। तो राजस्थान दिवस कब आना चाहिए? तो मैं कई सालों से कहता हूं। अभी 3 दिन पहले विधानसभा में भाजपा के एक विधायक जोगेश्वर गर्ग जी बोले इस बात को कि साहब ये गलत है, आप 30 मार्च को मनाना बंद कीजिए। अपने राजस्थान का राजस्थान दिवस कब मनाया जाना चाहिए? चैत्र शुक्ल। वो बात अलग है, सरकार माने नहीं माने। राम और राज के आगे किसी की नहीं चलती। किस किसके? राम और राज। राम जी के आगे किसी की नहीं चलती। राज, राज मतलब सरकार, सरकार के आगे किसी की नहीं चलती। पर वास्तव में राजस्थान दिवस कब आना चाहिए? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। उस हिसाब से तारीख देखें तो क्या है? कहां पे किया गया उद्घाटन? जयपुर। कहां पे किया गया? किसके द्वारा किया गया? अब जब पूरा राजस्थान बन रहा था तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं खुद जाऊंगा भाई, मैंने बनाया है तो मैं खुद करके आऊंगा। लिख लो, ऐसा कैसे उतार लो। इंग्लिश में इसको ये लिखना, चैत्र शुक्ल एकम। शुक्ल का मतलब है चांद का दिखना, है ना। चांद दिखता उसको बोलते हैं शुक्ल, चांद नहीं दिखता उसको बोलते हैं कृष्ण। इसका मतलब अपने वाला कैलेंडर चंद्रमा पर है। कैलेंडर किस पे है? इसलिए आप घर में नोटिस करते हैं कि मम्मी सारे व्रत चांद को देख के खोलती है। ऐसा कभी हुआ क्या कि मम्मी ने कभी कहा कि ऊपर जाके देख के सूरज आया कि नहीं आया, मुझे रोटी खानी है, व्रत खोलना? नहीं देखते ना। क्या देख के खोलते हैं? क्योंकि चांद के साथ तिथियां चेंज हो जाती है। चांद के साथ क्या चेंज हो जाती है? तिथि। भाई चौथ का व्रत रखा, चांद आ गया तो पंचम आ गई। चांद आ गया इसका मतलब क्या आ गई? पंचम आ गई। और तो गांव में कभी नोटिस करना, गांव के अंदर बोलते हैं कि तिथि तारे बार बेपार है। तिथि तारे वार बेपार है। बोलो दे क्या डायलॉग है? तिथि तारे बार। मैं समझाता हूं, देखो उसका मतलब। बे का मतलब होता है दो। बे का मतलब क्या होता है? तो गांव के अंदर एक, एक के बाद में दो नहीं आता, एक के बाद क्या आता है? बे। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि अपने एक के बाद दो कैसे आने लग गया। आप नोटिस करो, कभी एक के बाद बोलते हो आप दो, 11 के बाद क्या बोलते हो? 21 के बाद, 31 के बाद, 41 के बाद। तो वहां तो नहीं बोलते आप 11 के बाद दो रहा, 21 के बाद 22, 31 के बाद 230, 41 के बाद 240, 51 के बाद 52। वहां तो बे बोल रहे हो। 12, 22, तो ये एक के बाद बे। बे 12, 22, 32, 42, 52। यदि दो है तो फिर होना चाहिए दो, दोरा, 22, 230, 240, 52, 62, 72, 82, 92। नहीं बोलते ना, वहां बे बोल रहे हो ना। इसका मतलब यहां पर भी क्या होना चाहिए आपका? बे। तो अपने हिसाब से तो बे ही होना चाहिए। तो दो का मतलब क्या हो गया? बे का मतलब क्या हो गया? दो। एक पहर में 3 घंटे होते हैं। एक पहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। इसलिए 24 घंटों में पहर होते हैं 8। कितने होते हैं? अब अपने गांव के अंदर वो पहर पूरा कोई बोलते नहीं, इसलिए कोई बोल देते हैं पोरन, कोई बोल देता है पारेन, वैसे बोल देते हैं। बाकी मेरा वर्ड बहुत सुना हुआ है कि कभी मान लो आप मेरे से अभी आप आए मेरे पास और आपने कहा कि सर आपको मैंने 10,000 रुपए दे दिए, 10,000 रुपए वापस दो। और मैंने कहा कि यार अभी तो नहीं है। तो आपने सर कब आऊं, एग्जैक्टली तारीख बता दो कब आना है। तो मैं आपको कहूंगा गांव वाली भाषा में 8 पोर पछाई। 8 पोर, इसका मतलब 24 घंटे बाद। 8 पोर का मतलब क्या हो गया? तो वास्तव में कह रहा हूं 8 पहर के बाद आना। एक पहर में कितने घंटे? तो 8 पहर में कितने घंटे? अब एक पहर में कितने घंटे? 3। एक पहर में कितने घंटे? 3। दिन सुबह 6 बजे उगता है, 6 से 9 कितना पहर हो गया? 1। 9 से 12 पहर कितने हो गए? 2। इसलिए 12 बजते आपके जो दोपहर हो गई, दोपहर हो गई।
2 पहर बीत गए। कितने पहर बीत गए? वो दोपहर नहीं होती है, 2 पहर है, 2 पहर बीत चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गई आपकी? दोपहर। तो एक पहर में कितने घंटे होते हैं? अब दुआ पढ़ो, देख क्या लिखा। तिथि तारेर बार बेपार। बे का मतलब क्या हो गया? 2। पारे का मतलब पहर। वार दोपहर के बाद चेंज हो जाती है, तिथियां तारों के साथ चेंज हो जाती है। जैसे तारे दिखेंगे मतलब चांद, तारे का मतलब यहाँ चांद, जैसे चांद दिखेगा तिथि क्या हो जाएगी? चेंज। और दोपहर के बाद में वार चेंज। तो गांव वाले हिसाब से वार चेंज हो जाता है। जैसे अभी भाई साहब बुधवार नहीं है, गुरुवार लग गया है। क्या लग गया है? तो ये तो कभी आप नोटिस किया करो, जैसे गांव में किसी की डेथ हो जाती है ना, तो बैठने के लिए जाते, बैठना समझते हो, बैठने के लिए जाते हैं, तो कई वार होते हैं जिनको नहीं जाते, जैसे शनिवार को नहीं जाते, भाई करड़ो वार है, शनिवार है, शनिवार के दिन नहीं जाते। तो मान लो आप 4 लोग कहीं बैठे हो और एक दोस्त ने, किसी ने कहा अरे यार वो जो फलान जी है वो एक्सपायर हो गए, वहां पर अपने को बैठने के लिए जाना है। तो आप कहते हो हाँ लो चलते हैं चलते हैं अभी चलते हैं यार। इतने में दोस्त ने कहा आज तो कैसे चले यार, आज तो शनिवार है और शनिवार के दिन तो जाती नहीं। इतने में को तीसरा दोस्त कहता है कि चलो यार दोपहर के बाद में चल लेंगे, दोपहर के बाद शनिवार नहीं संडे हो जाएगा, इसलिए शाम को चले जाते, दिन के अंदर नहीं जाते। और नोटिस करना, बृहस्पतिवार के दिन मम्मी कपड़े नहीं धोती, नहीं धोती, शाम को धो लेती है। अब बृहस्पतिवार थोड़ी है, बृहस्पतिवार तो सुबह सुबह था, दोपहर के बाद बृहस्पतिवार नहीं है। तो तिथि तारे और बार, तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है? जैसे चांद उग गया, तिथि क्या हो गई? चेंज। आप चांद देख, तो आपने चौथ का व्रत किया, चांद उगा, आपने कहा रोटी खा लो, अब पंचम है, अब चौथे नहीं है। और तारों के साथ में तिथि चेंज हो जाएगी, और दोपहर के बाद में क्या चेंज हो जाएगा? तो मैं हमेशा हंसता ही रहता हूं कि इस डायलॉग का आप यूज ले सकते हो, लड़के ज्यादा यूज ले सकते हो। आपका कोई दोस्त कभी कहे नहीं नहीं आज मंगलवार है, अरे नहीं मेरा नहीं है, मंगलवार के दिन नहीं, तो आप उस दोस्त को कैसे आप उसको कह सकते हो कि तिथि तारन बारे, शाम को मंगलवार नहीं हो, ऐसा शाम को क्या लग गया, इसलिए इतना लोड लेने की आवश्यकता। तो शुक्ल, शुक्ल का मतलब है चांद का दिखना। शुक्ल का मतलब क्या था? पहला दिन चांद दिखा, इसलिए क्या बोलते हैं? चैत्र शुक्ल एकम। विक्रमी संवत 2006। कहां पे उद्घाटन किया? किसके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल। अब 3 लाइन छोड़ के लिखो राज प्रमुख, 3 लाइनें छोड़ देना ऊपर, फिर लिखो राज प्रमुख। मैं बता ही रहा हूं कि वल्लभ भाई पटेल ने पहले ही कह दिया था कि राज प्रमुख किसको बनाना, अपने जयपुर वालों को, और जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह। कौन राजा थे? लिख लो, सवाई मान सिंह जयपुर। बड़े शानदार पोलो प्लेयर रहे, भारत को पोलो का वर्ल्ड कप जिताया था। इसलिए जब आप एसएमएस स्टेडियम के अंदर जाते हैं तो वहां सवाई मान सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, उसमें पोलो खेल रहे हैं, पोलो खेलते हुए तस्वीर मूर्ति है। तो राज प्रमुख कौन बनाएंगे बताओ, देखे? सवाई मानसिंह जब पहले कह रखा था कि आपको बनाएंगे, अब जैसे ही कहा कि भाई सवाई मानसिंह को हम क्या बनाएंगे? राज प्रमुख। भोपाल सिंह जी उधर ही बैठे थे, भोपाल सिंह का रिपीट करना इस लास्ट वाली लाइन को। साहब सवाई मानसिंह को क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। उनका सुनो, वल्लभ भाई पटेल 734 में बापा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की थी, 1200 साल पुराना देश, और ये मान सिंह, मतलब ये बनेगा राज प्रमुख। और मैं महाराणा भूपाल, मेवाड़ अधिपति, एकलिंग दीवान, और मैं यहां बैठा रहूंगा और इसके सामने। अरे कहा सर ये बात नहीं सर, एक्चुअली समझा करो। कहना कोई नहीं समझा, विले पत्र फाड़ रहा हूं मैं। अरे कहा सर पिछली बार ही आपने थोड़ा सा फाड़ दिया, लेमिनेशन करा लो सर प्लीज इसके। फाड़ सर प्लीज, सुनो तो बात सुनो तो। एक्चुअली सर समस्या ये है कि आप थोड़े बीमार रहते हो, भोपाल सिंह जी के पैर में गठिया था, इसलिए भोपाल सिंह जी व्हील चेयर से चलते थे, आप थोड़े बीमार रहते हो। सवाई मान सिंह यंग बंदा, फिट बंदा है, इसलिए कोई हमारे काम पड़ेगा तो फटाफट सवाई मान सिंह जी दिल्ली आ जाएंगे। फिर जयपुर दिल्ली के नजदीक है, उदयपुर दिल्ली से दूर है, इसलिए राज प्रमुख का काम पड़ता रहेगा, हम फोन करेंगे फटाफट आ जाएंगे। आपको आने में सर टाइम लगेगा, आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, उदयपुर की दूरी को देखते हुए हमने इनको राज प्रमुख बना दिया, क्योंकि दिल्ली के जयपुर नजदीक भी पड़ता है और ये यंग और फिट भी है। भोपाल सिंह जिनका, वल्लभ भाई पटेल सुन कान खोल के, भोपाल सिंह उदयपुर नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर है। काम करो ना तुम आना, वरना मैं फाड़ देता हूं इसको। सर ऐसे मत करो आप प्लीज, क्या चाहिए आपको? मुझे, मैं इनके नीचे रहूंगा, मतलब ये राज प्रमुख और मैं इनके अंडर में रहूं। तो बाद में भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट बनाएगी, महाराज प्रमुख। क्या बनाएगी? कोई काम नहीं था, केवल एक पोस्ट बड़ी थी। ऊपर वाली तीनों लाइनों में लिखो, तीनों लाइनों में एक साथ लिखो, पता रहना चाहिए यार, महाराज प्रमुख बने थे। काम नहीं है, पोस्ट लेंगे वैसा, देखो महाराज प्रमुख।
महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, तीनों लाइनों में एक साथ। महाराज प्रमुख, बस राज प्रमुख के आगे महा जोड़ दिया, नेम प्लेट बड़ी होगी ना थोड़ी। क्या हुआ? अरे तो यार पोस्ट बड़ी है तो 3 लाइनों में नहीं लिखोगे? हाँ, उधार लिया। अब राज प्रमुख के नीचे लिखो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। एक तो ऑलरेडी बने हुए थे, भीम सिंह जी, भीम सिंह कोटा। जोधपुर शामिल हो रहा था तो बनाया हनुमंत सिंह को, हनुमंत सिंह जोधपुर। हनुमंत सिंह जिनका कुछ ही नहीं बनना हमें, तो छोड़ो ना, क्या करोगे बना के, नहीं चाहिए मुझे तो कोई उपराज प्रमुख है। अरे का सर बन जाओ, ऐसे मत करो। लिख लो कनिष्ठ उपराज प्रमुख, वो पहले वाले जो दो पहले से चल रहे थे। कौन कौन है बताओ देखे? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। बहादुर सिंह ने कहा अपने को तो कुछ ही नहीं चाहिए, वो भीम सिंह के पास विजिटिंग कार्ड पड़े हैं। वो पूछ लो थोड़े समाप्त हुए कि नहीं। तो वास्तव में बहादुर सिंह इस कार्यक्रम में नहीं आए थे, उन्हें क्या करना है, अपने कुछ ही नहीं चाहिए, अपने जिंदगी का एक ही मकसद था, पूरा कर लिया। जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। तो महाराज प्रमुख तो कौन बनाएंगे? महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख कौन बनाएंगे? सवाई मान सिंह जयपुर। उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन कौन थे? भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। और डिप्टी जूनियर डिप्टी राज प्रमुख कौन कौन बनाएंगे? बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। अब बात आई साहब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। पहले से ही वल्लभ भाई पटेल ने कह चुके थे कि राजधानी भी जयपुर, राज प्रमुख भी जयपुर और प्रधानमंत्री भी जयपुर। तो सवाई मान सिंह जी से पूछा कि सवाई मान सिंह जी आप राज प्रमुख बन रहे हो, आप ही राजधानी बन रहे हो, तो आप बता दो यार प्रधानमंत्री किसको बनाना है। और उस दिन सवाई मान सिंह जी को वहां बैठे बैठे जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया। क्या याद आया? कि यार कभी हीरालाल शास्त्री ने अपने कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। और सवाई मान सिंह जिनका हमारी तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा? हीरालाल शास्त्री। देखो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और जैसे ही कहा कि भाई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? हीरालाल शास्त्री। तो वर्मा जी तब तक पंछीड़ा शुरू कर चुके थे पीछे। वर्मा जी ने कहा राग के साथ सुनाऊंगा पूरा एकदम ढंग से, मैं हूं प्रधानमंत्री, फिर चेंज क्यों कर रहे हो? पंछीड़ा तो याद ही है। इतने में किसी ने देखा कि जयनारायण व्यास घुंघरू बांध रहे थे कि नाचूंगा मैं। जयनारायण व्यास डांसर थे नाच से। अब जोधपुर शामिल हो गया, जोधपुर शामिल हो, उन्होंने कहा मैं डांस कर देता हूं। आप कहोगे उस गाने पे, आप कहो तो हिप हॉप कर दूंगा, आप कहो तो घूमर गाल दूं, मैं सब डांस कर दूंगा इधर। अरे का बैठ दो दोनों, कौन से पंछी बिठाओ इनको। और प्रधानमंत्री कौन होंगे? हीरालाल शास्त्री। भाई साहब जैसे ही कहा हीरालाल जी प्रधानमंत्री होंगे, इन दोनों ने, माणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, कुर्सियां उठा उठा के फेंकी थी। ये क्या तरीका है, हम सीनियर नेता हैं, हमें प्रधानमंत्री नहीं बना रहे, हीरिया कल का आया हुआ है, ये हमारे सामने प्रधानमंत्री बनेगा ना, हमारी कोई औकात नहीं है क्या? बाउंसर से उठा के बाहर फेंका था इन दोनों को। किनको उठा के बाहर फेंके, और ऐसी ऐसी गालियां निकाली इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं, दूर फेंक के गए। ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं बढ़ने देंगे हमारे लोगों का, निकालो इनको बाहर। लोगों ने इधर समझाने की कोशिश की, अरे यार अपने फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर का काम होता आजादी दिलाना, अपना कोई कुर्सियों के भूखे थोड़ी है, ये पोस्ट चाहिए वो पोस्ट चाहिए। वर्मा जी ने, व्यास जी ने कहा कि हाँ सही बात है, फ्रीडम फाइटर आजादी दिलाते हैं, पर प्रधानमंत्री तो बनना ही होता है यार। फिर मतलब ही क्या हुआ आजादी का जी प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पहले वाले नेता भी ऐसे ही थे जैसे आज, उल्टा बोले ज्यादा अच्छे हैं, इनके वीडियो बन जाते हैं, इसलिए बेचारे कुछ भी बोले। वर्मा जी व्यास जी तो भगवान जाने क्या क्या गालियां निकाल गए थे, उनके वीडियो भी अपने पास है।
इसलिए केवल किताबों में इतना ही लिखा था, उन्होंने गालियां निकाली और वहां से चले गए। इतना था, भगवान जाने क्या क्या निकाल के गए थे, ये जाने इनकी लीला जाने। मंत्री लिखो, और कौन कौन मंत्री थे। जोधपुर शामिल हो रहा था ना, तो जोधपुर से खूब सारे मंत्री शामिल किए गए थे। देखो फूलचंद बाफना, दकोदन बरगढ़, नरसिंह कच्छावा, और राव राजा हणूत सिंह। एक जयपुर से थे सिद्धराज डड्डा। अरे बहुत बड़े नेता हुए थे सिद्धराज डड्डा। सिद्धराज डड्डा को 77 में देश का राष्ट्रपति बना रहे थे। इन्होंने मना कर दिया था, ना मैं जयपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहा, भाई राष्ट्रपति को रहना दिल्ली पड़ेगा। बीकानेर से आपके आए थे रघुवर दयाल गोयल। आपके उदयपुर वाले प्रेम नारायण माथुर। कोटा से लिए गए थे वेदपाल त्यागी। ये वेदपाल त्यागी जो है ना, ये बाद में अपने सीजे बने थे भाई, है ना, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस बने थे। अभी अपने कहते हैं कि अपना हाईकोर्ट कहां पर है, जोधपुर, और हाईकोर्ट की बेंच कहां पर है, जयपुर। ये बेंच वेदपाल त्यागी लाए थे, ये लेके तो सीजे बने थे बाद में, पहले मंत्री भी रहे थे, बाद में राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे थे, वकील थे, वकील से जज बने, जज से चीफ जस्टिस बन गए। कौन कौन है बताओ देखे। फूलचंद बाफना, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हणोत सिंह, सिद्धराज ढड्ढा, रघुवर दयाल गोयल, प्रेम नारायण माथुर और वेदपाल। तो वापस पॉलिटी में जज के अंदर वेदपाल त्यागी का नाम पढ़ोगे याद आ जाएगा आपके, कौन से वेदपाल त्यागी की बात की जा रही, याद रहेगी आपकी बात। चलो अब बात है साहब, राजधानी किसको बनाई जाए। तो पहले ही कहा हुआ था कि राजधानी कौन होगी, जयपुर। और जैसे का जयपुर राजधानी होगी, तो जोधपुर वाले राजा ने इस बार वीटो किया, हनुमंत सिंह जी खड़े हुए। हनुमंत सिंह जी ने कहा कि न तो हमें चाहिए पेंशन, प्रीवी पर्स भी नहीं चाहिए मुझे, न मुझे चाहिए पद, ये वरिष्ठ उपराज प्रमुख भी तुम्हारा पास में रखो, न हमें कोई प्रधानमंत्री चाहिए, मत बनाओ, पर राजधानी जोधपुर बनेगी। राजधानी जोधपुर के अलावा दूसरा कोई भी नहीं। जोधपुर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्रफल में, इतना बड़ा इलाका मैं आपको दे रहा हूं, आप हमें राजधानी नहीं बनाओगे। अब भारत सरकार फंस गई। भारत सरकार पहले जयपुर वालों को कह चुकी थी कि तुम क्या होगे, राजधानी। सरकार जब भी फंसती है तो सरकार कहती है हम समिति बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जांच करवाएंगे, जांच समिति बनाएंगे। सरकार ने कहा हम जांच समिति बनाएंगे। एक जांच समिति बनी और जांच समिति ने बाद में कहा राजधानी तो जयपुर ही होगी। राजधानी क्या होगी, कैसे भाई, आपके पास क्या लॉजिक है। का दो लॉजिक है, जयपुर दिल्ली के नजदीक है, जोधपुर दिल्ली से दूर। जयपुर में पानी की कमी नहीं है, जोधपुर में पानी की कमी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इतनी प्रॉपर नहीं है। राजधानी बढ़ेगी, जनसंख्या और बढ़ेगी, पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, किल्लत हो जाएगी, पानी की चरमरा जाएगी व्यवस्था। इसलिए राजधानी किसको बना दी जाए, अपने जयपुर। तो B.R. पटेल कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी, लिखो। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। अतः इसके समाधान के लिए, सो टू रिजोल्व इट, अतः इसके समाधान के लिए, सो टू रिजोल्व इट, एक जांच समिति का गठन किया गया। एन इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड। एक जांच समिति का गठन किया गया। एन इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड। एक जांच समिति का गठन किया गया। एन इंक्वायरी कमेटी वाज फॉर्म्ड। देखो समिति के सदस्य, B.R. पटेल, P.C. पुरी, S.P. सिन्हा। मेंबर्स ऑफ कमेटी, क्या क्या नाम मेंबर्स का बोलो देखिए। B.R. पटेल, P.C. पुरी,
और एसपी सिन्हा। दोहरा तो क्या नाम है? बी आर पटेल, टीसी पुरी और एसपी सिन्हा। मैंने बताया था पहला नाम लिखा हुआ अध्यक्ष है, तो कभी को पूछ ले कौन सी समिति थी, तो बी आर पटेल समिति। कौन सी समिति थी? किसमें कब बनाई गई बी आर पटेल समिति? जब जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेके विवाद था। कमेटी की रिकमेंडेशन है कि राजधानी क्या बनाई जानी चाहिए? जयपुर। और जोधपुर को भी कंपनसेट करना तो पड़ेगा, तो फिर जोधपुर कहा गया। फिर राजा का काम होता है न्याय करना, तो जोधपुर के राजा क्या करेंगे? न्याय। इसलिए जोधपुर वालों को क्या दे दिया जाए? हाई कोर्ट। क्या दे दिया जाए? लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। एंड हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। तथा जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया। हाई कोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। अब राजाओं को क्या मिलते थे? प्रिवी पर्स। बड़े बड़े राजाओं के प्रिवी पर्स थोड़े पढ़ लेते हैं। लिखो प्रिवी पर्स किसको कितने कितने दिए गए। प्रिवी पर्स लिख लो। जयपुर 18 लाख। जयपुर वालों को कितना प्रिवी पर्स दिया? 18। जोधपुर 17.5 लाख, 50,000 कम कर दिए। जोधपुर 17.5 लाख। हालांकि जोधपुर राजा ने कहा यही नहीं चाहिए। किस बात का प्रिव्यू पर्स है? कुछ ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सारी जनता बराबर है। जनता को पेंशन मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। भी राजा किस बात की? पर बाकी राजाओं ने कहा बैठ जाओ, हमें तो लेने दो। देखो बीकानेर को 17 लाख, बीकानेर 17 लाख, 50,000 कम है जी। जयपुर 18, जोधपुर 17.5, बीकानेर 17, 18, 17.5 और 17। मोटे मोटे याद कर लेना थोड़े ना। एक ठिकाना था लावा। लावा पहले ही जयपुर वालों ने अपने अंदर मिला लिया था। लावा ठिकाना 19 जुलाई 1948 को जयपुर में मिल गया था। कब मिल गया था जयपुर में? यहीं पे लिख लो नीचे। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को और 19 जुलाई 1948 एडी। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को और 19 जुलाई 1948 एडी। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन ये है कि एक मत्स्य संघ और मत्स्य संघ में कितनी रियासतें हैं? 4। एक भरत राजस्थान दुर्स में 14। कितनी हो गई टोटल? 18। सिरोही का तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि सिरोही को तो कहां मिलना आपको? बॉम्बे। पर अब दिक्कत दूसरी है। ये जो 4 थे, इन 4 में 2 आपके भरतपुर और धौलपुर। कौन से 2 है? इन्होंने मांग की हमें यूपी में मिला। कहां मिला हमें? या दूसरी मांग इनकी थी कि हमारा ब्रज प्रदेश बना दो। क्या बना दो? सरकार को लगा कि मान लो इन दोनों को यूपी में मिला दिया, तो कल को जालोर कहेगा हमें गुजरात में मिला दो, झालावाड़ कहेगा हमें मध्य प्रदेश में मिला दो, गंगानगर कहेगा हमें पंजाब में मिला दो, चूरू झुंझुनू वाले कह देंगे हमें तो हरियाणा की तरफ भेज दो। तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो हर कोई ऐसे करने लग जाएगा। और मान लो इनका ब्रज प्रदेश बना दिया, फिर तो डूंगरपुर बांसवाड़ा कहेंगे हमारा वागड़ बनाओ, कोटा बूंदी झालावाड़ कहेंगे हमारा हाड़ौती बना दो, फिर जयपुर वाले कहेंगे हमें मिला है कि हम तो अलग ही पड़े, ढूंढाड़ हमारा बन जाता। यार दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इन 4 को राजी किया कि तुम सारे राजस्थान में मिल जाओ। किसे मिल जाओ? अलवर करौली वाले तैयार बैठे थे, अलवर करौली वाले उनका कल मिला दो। बचे 2, एक तो भरतपुर और एक कौन? धौल। भरतपुर वाले तैयार हो गए, उनका ठीक है भाई हम राजस्थान मिल जाए। धौलपुर वाले लास्ट तक अड़े, उदय भान सिंह जिनका नहीं मिलेंगे हम, और हमारा इनसे राजस्थान वालों से कोई लेना देना नहीं है, हमें यूपी के अंदर मिलाया जाए। धौलपुर में बस भी आती है तो आगरा से होके आती है। जयपुर से पहले आगरा जाओ और आगरा से कहां जाओ? धौलपुर। सीधी बस नहीं आती है तुम्हारे इधर से। क्या करेंगे हम उधर जाके? तो कहा कि सरकार जब फंसती है, सरकार कहती है हम क्या करवाएंगे? जांच समिति।
हम एक समिति बनाएंगे, समिति रेफरेंडम करेगी। क्या करेगी? रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है जनमत संग्रह। जनता से पूछेंगे, जनता कहेगी राजस्थान में जाना तो राजस्थान, जनता कहेगी यूपी में जाना तो यूपी। जनता से पूछा और जनता ने कहा राजस्थान। किधर जाना है? उदय भान सिंह ने कहा जनता भोली है हमारे। कहा साहब अब जो है वो है, जनता ने राजस्थान कहा तो अब किधर मिलाएंगे? उदय भान सिंह जी ने कहा कल को हमारी जनता शानी होकर कह दिया यूपी में मिलाओ तो का बाद में देखेंगे, एक बार तो मिलाओ। तो पांचवें चरण में कुछ ही नहीं है, पहला चरण और चौथा चरण मिला दिया। पहला चरण कौन सा था? चौथा चरण। एक में 4 जुड़ता तो कितने आते हैं? लिख लो, पांचवा चरण। बस 1 + 4 करना। फिफ्थ फेज पहले से बड़ा था, थोड़ा और बड़ा कर दिया तो नाम हुआ संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। जोड़ दो दोनों को। वृहत राजस्थान में क्या मिला दो? मत्स्य संघ। पूरा मत्स्य संघ एक साथ ही चेप दिया भाई इधर। सारे आ जाओ, और अब अलग अलग क्या करोगे बैठे बैठे? तो ग्रेटर राजस्थान प्लस मत्स्य यूनियन। ग्रेटर राजस्थान, तो उसमें क्या मिला दिया आपका? मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन मिला दी गई। अच्छा ये भी एक वो मैंने कहा आयोग की सिफारिश पर क्या कहते, लिखो। मत्स्य संघ के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन। मत्स्य संघ के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन, एक आयोग का गठन किया गया था। एक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। एक आयोग का गठन किया गया था। एक कमीशन वॉज फॉर्म्ड। आयोग के सदस्य लिखो। खड़ी हो तो पहले खड़ी हो। मैंने क्या कहा? आयोग के सदस्यों में जो पहला बंदा होता है अध्यक्ष होता है, उसके नाम पर आयोग होता है। पहला क्या नाम लिखा? पढ़ इधर, पढ़ ली। क्या लिखा हुआ? आयोग का नाम क्या हुआ? पहले ताती पड़ती है। मैं लिखता नहीं, उससे पहले ही पूछना है। और तेरे को मैंने कल ही कहा था जहां नाम नहीं है वहां मेरा लिख लिया अगर। मैं ही करूंगा एग्जैक्टली। मैं आरपीसी मैं ही करता हूं, चेक पता नहीं तुझे? बताना मत किसी को। तूने क्लास में छेड़ दी इसलिए बात बतानी पड़ गई। अरे बहस दबा दी इस बात में। क्या क्या नाम बताओ देखिए? शंकर राव देव, आर के सिद्धवा और प्रभुदेव। तो उस आयोग कौन सा हो जाएगा? शंकर राव देव आयोग। पहला जो बंदा है वो हमेशा क्या होता है? उसका अध्यक्ष। तब कोई पूछ ले शंकर राव देव आयोग के 2 सदस्यों के नाम बताइए, क्या क्या नाम है? आर के सिद्धवा और, नीचे लाइन चेंज करके लिखो। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड इन ग्रेटर राजस्थान। कोष्टक में लिख लो 15 मई 1949। ये प्रोसेस कब खत्म हुई थी जाके? 15 मई 1949। 15 मई 1949 कब किया गया बताओ देखिए? 15 मई 1900। कोई चेंज नहीं, राज प्रमुख वगैरह सब वो के वो पड़े थे। एक काम किया, हीरालाल शास्त्री जी वाला मंत्रिमंडल था, उधर प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार।
शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री वाले मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इतने सारे मंत्री थे, एक मंत्री और बना दिया उसमें, कौन? शोभाराम कुमावत। बाकियों का घर जाओ तुम्हारे, लिखो। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। शोभाराम कुमावत was included in हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। शोभाराम कुमावत was included in हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। was included in हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। याद रह जाएगी बात। अब कंडीशन क्या है, वापस देखो। देखिए अब कंडीशन ये है कि 18 राज्य और 3 ठिकाने एक साथ है। 18 राज्य और 3 ठिकाने, या 18 रियासतें और 3 ठिकाने एक साथ आ गए। एक रियासत अपनी बाहर पड़ी है, वो कौन सी है? अपनी सिरोही। तो अब हमने कहा यार सिरोही तो वापस ली जाए, इसलिए अपने नेता इकट्ठे होकर वल्लभ भाई पटेल के पास गए और वल्लभ भाई पटेल का, वल्लभ भाई पटेल ऐसे कैसे कर सकते हो आप? हमसे सिरोही कैसे छीन सकते हो? सिरोही हमारा है, हमारे को सिरोही वापस दिया जाए। और अपने नेताओं ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ये तो सोचो, सिरोही में हमारे एक नेता है गोकुल भाई भट्ट। कौन नेता है? उनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। क्या कहते हैं? आप कहते हो सिरोही मिलाएंगे बॉम्बे में, फिर हमारे टाबरों को हम क्या पढ़ाएंगे? राजस्थान का गांधी बॉम्बे रहता है, राजस्थान का गांधी राजस्थान में नहीं रहता। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा अच्छा तो राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए। अपने कहा हाँ सर समझ गए, देखो आप बात। तो कहा मेप लाओ, सिरोही का मेप लाओ। मंगाया भाई सिरोही का मेप, का ये है सिरोही का। बताओ गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है? गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल। कौन सा गांव था? कहा साहब ये हातल पड़ा है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा ओके डन, ये लो, इतना इतना सिरोही तुम रख लो, ये तो राजस्थान में जाएगा और ये सिरोही कहां चला जाएगा? कुछ ही नहीं भाई साहब, केवल 89 गांव लिए थे। कितने गांव लिए थे? तो केवल 89 गांव के लिए क्या ले रहे हो सर, पूरा ही दे दो हमें। वल्लभ भाई पटेल ने कहा 89 नहीं है, इसमें आबू और दिलवाड़ा है। क्या क्या है? मुझे चाहिए तो 2 ही है, बाकी ले लो भले। इन 2 के चक्कर में पूरा लेना पड़ रहा है। तो छठे चरण में कुछ ही नहीं है, सिरोही के टोटे टोटे हैं, सिरोही के टुकड़े किए गए। आधा सिरोही किसमें मिलाया गया? राजस्थान। आधा किधर मिलाया गया? बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर 89 गांव दिए गए, जिनमें 2 बड़ी जगह थी। कौन कौन सी? कितने क्षेत्रवादी थे वल्लभ भाई पटेल। लिखो छठा चरण। काश अपने राजस्थान में उस समय कोई ऐसा नेता हुआ होता, वल्लभ भाई पटेल। अपने वालों को पंछिड़ों से फुर्सत नहीं थी। वल्लभ भाई पटेल तेज पड़े उधर। छठा चरण, कोई नाम नहीं छठे चरण का, बिना नाम का है। आप तो लिखो केवल आगे, लिखो सिरोही रियासत का विभाजन कर दिया गया। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन कर दिया गया। सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। 89 विलेज इंक्लूडिंग आबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन बॉम्बे। तथा शेष सिरोही राजस्थान को दे दिया गया। एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वाज गिवन टू राजस्थान। तथा शेष सिरोही राजस्थान को दे दिया गया। एंड रेस्ट ऑफ द सिरोही वाज गिवन टू राजस्थान। जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी। तो अपने वाले नेहरू जी के पास गए, नेहरू जी मरा दिया हमें, हमारे सिरोही के टुकड़े कर दिए। अब रात को हम सोते इधर हैं, सुबह घर उधर रह जाता है, खेत इधर पड़ता है ना, पशुओं का बड़ा उधर है, एक ही राज्य के 2 टुकड़े। तो नेहरू जी ने कहा मैं वल्लभ भाई पटेल से बात करता हूँ।
पूछा वल्लभ भाई पटेल से, भाई वल्लभ भाई पटेल ऐसा क्यों किया, इतना गलत विलय कैसे किया आपने। वल्लभ भाई पटेल का इतना टाबरों जैसा रिप्लाई है कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, मैंने दे दिया। क्या चाहिए था राजस्थान वालों को, और वो हमने, लिखो स्टार लगा के लिखो ताकि पता चले क्या क्या धोखे में राजस्थान के साथ। इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि, वल्लभ भाई पटेल सेड दैट, वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि, वल्लभ भाई पटेल सेड दैट, कहना था कि, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वह हमने दे दिया। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट एंड वी हैव गिवन। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था तथा वह हमने दे दिया। पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट एंड वी हैव गिवन। राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था तथा वह हमने दे दिया। वल्लभ भाई पटेल मुझे इस रूप में हमेशा अच्छे लगते हैं कि यार उस बंदे में अपने क्षेत्र के लिए कितनी भावना थी। यार हमारा गुजरात है, हमारे गुजरात को सब कुछ मिलना चाहिए। जब मैं बीइंग राजस्थानी सोचता हूं तब मुझे लगता है कि यार अपने साथ तो धोखे किए। तीन बड़े धोखे हैं। एक धोखा है कि अबू देलवाड़ा छीन गए, वो अबू देलवाड़ा खुद के पास ले गए। दूसरा धोखा कि वो गुजराती को उस समय मान्यता दिला के राजस्थानी आज भी रो रही है, जबकि गुजराती राजस्थानी के बाद की भाषा है, राजस्थानी के अंदर से निकली हुई भाषा है। गुजराती का अलग से कोई अस्तित्व नहीं था राजस्थानी के बिना। आज भी गुजराती के ज्यादातर सिलेबस में राजस्थानी की चीजें पढ़ा लेते हैं वो लोग, पर वो मान्यता दिला के उनकी चल रही थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उससे भी भयंकर है। सौराष्ट्र राजस्थान में मिलना था, लेकिन सौराष्ट्र को कहां मिला के, गुजरात। तो सौराष्ट्र को जब मिलाया तो उधर उन्होंने संविधान सभा में बात की कि साहब सौराष्ट्र में ना राजाओं की रियासतें थी और राजाओं की रियासतों का विकास ढंग से हुआ नहीं, इसलिए अब राजाओं की रियासतें यदि गुजरात में मिलेगी तो गुजरात को फंड दो, गुजरात को भारत सरकार रुपए दो ताकि इन क्षेत्र का विकास कर सके। बॉम्बे था तब गुजरात महाराष्ट्र दोनों। ऐसे महाराष्ट्र में भी कुछ रियासतें मिली थी उस साइड की, तो वल्लभ भाई पटेल ने उधर महाराष्ट्र के लिए भी कहा। महाराष्ट्र में इलाका पड़ता है विदर्भ, कौन सा है कि विदर्भ में इधर रियासतें मिल रही है, इनका विकास करने के लिए रुपए दो। इधर ये काठियावाड़, सौराष्ट्र वाला जो इलाका क्या बोलते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ में रियासतें मिल रही है, इधर रुपए दो। इसलिए भारत सरकार आज भी गुजरात और महाराष्ट्र को भयंकर भयंकर पैसे देती है उन क्षेत्रों के विकास के लिए। हजारों करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ और वैसे अनुदान मिलते हैं, और फिर गुजरात महाराष्ट्र कहते हैं हम अमीर हैं, भीख ले लेंगे। और यदि ये विशेष राज्य का दर्जा आपको है, ये यदि रुपए आपको इस वजह से मिले क्योंकि राजाओं की रियासतें शामिल हुई थी, तो हम तो पूरा ही राजाओं की रियासत है, ये सबसे अधिक रुपए तो हमें मिलने चाहिए थे। पर उस दिन ये बात करने वाला अपना कोई आदमी नहीं था, अपने वाले किसी की बोलती नहीं फूट पा रही थी। बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा 2-2 मिनट के लिए बोले थे केवल कि राजस्थानी वाले पे देख लेते थोड़ा। उधर सभापति ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, वाह टाइम हो गया टाइम हो गया। आज भी अपने कहीं पीछे कोई आग कह देता साहब राजस्थान में उतना विकास नहीं हुआ जितना गुजरात में हो गया। भाई साहब खाओ धनी को गीत गाओ बीरेगा, मतलब पैसे कहीं से लेते हो और फालतू में तारीफें हो रहा आपको कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब केंद्र सरकार हमें पैसे दे, हम उद्योग लगा लेंगे। तब गुजरात महाराष्ट्र ने उद्योग लगा लिए, राजस्थान में उद्योग नहीं लगे। कहां से लगाते, हमारे खुद के रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं था, और आपकी तरफ से कोई फंड मिलना चाहिए था, वो फंड हमें उस प्रकार से मिले। तो आपका बंदा होना हमेशा जरूरी है, जो आपकी बातों के लिए स्टैंड ले, वहां खड़ा हो कि नहीं साहब हमारी समस्या के लिए बोला जाए। अपने वालों से अब भी नहीं बोला जाता कि अब भी वहां संसद के अंदर जब भी कोई राजस्थानी वाले मैटर को ऐसे मैटर आते हैं, अपने वाले चुपचाप बैठे रहते हैं, मांगे हुए मुंडे के सारे के सारे उधर देखते रहते हैं। आजकल राजस्थानी को केंद्र में मान्यता की बात चल रही है। क्यों चल रही है पता है? क्योंकि केंद्र सरकार को भोजपुरी को मान्यता देनी है। किसको मान्यता देनी है? क्योंकि वो बोलते हैं, भोजपुरी वाले वहां खड़े होकर बोलते हैं, तो केंद्र सरकार लगता है खाली भोजपुरी को तो क्या दे, एक आदि को साथ में और सल्टा ले तो साथ में अपने जुड़े में। तो अपने आजकल भोजपुरी वालों के मोहताज हैं कि भोजपुरी वालों की मिलेगी तो अपने को भी मिल जाएगी, भोजपुरी वालों को नहीं मिलेगी तो अपने को भी नहीं मिलेगी। भोजपुरी वालों को इतना भयंकर दबाव है कि बिहार में तो हमारे वोट हैं, दिल्ली में हो रहे, दिल्ली बिहारियों से भरा पड़ा है।
बीजेपी को लगता है कि बिहारी अपने को वोट देते हैं, यदि बिहारियों को वोट चाहिए तो लो, हमारी भोजपुरी को दो मान्यता। इसलिए बीच में कुछ दिन तक याद होता आपके, दिल्ली का तो बीजेपी का अध्यक्ष मनोज तिवारी था। मनोज तिवारी बिहार का बंदा है, दिल्ली से एमपी जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? क्योंकि भोजपुरी भरे पड़े हैं। इसलिए इनको लगता है कि नहीं यार, ये बड़ा मैटर इधर किया जा सकता है। तो मुझे बड़ी दया आती है कि यार आज भी अपना कोई बंदा नहीं है जो स्टैंड ले सके, आज भी अपना कोई बंदा नहीं है जो कह सके कि नहीं साहब हमारी चीज है, हमारी के लिए कहा जाए। बंदा स्टैंड लेना तो वो लोग, हम गलत भी है तो भी सही है, स्टैंड लेना उसको कहते हैं। है? बात तो सही है, बात तो सही है। वहां मेरे को होना चाहिए, मैं हूं तो वहां पर ये बात कर लूं, पर फिर ये कौन पढ़ाएगा? ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि पाकिस्तान से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, मेरे अलावा कौन बताएगा? इसलिए मेरी ज्यादा जरूरत यहाँ पर है, वहां पर जरूरत नहीं है। नहीं, किसी में चले जाओ बोले, पर वहां जरूरत है नहीं। और सबसे बड़ी बात, तू कह रहा राजस्थान चलो, भेजता कौन है? तुझे क्या लगता है कि मैं जाना नहीं चाहता? कोई आदमी आईजी से आकर था, सर आप वहां चलो, भेज कौन रहा है? मैं तो खुद आगे तैयार हूं कि उधर कोई भेजे, पर भेजता नहीं है उधर कोई। इतना इजी है नहीं, ये इजी है काम। अपने सुबह से शाम तक कुंभा सांगा करो, घर जाके सो जाओ, फालतू की बात नहीं करनी है अपने। चलो तो अच्छा, ये सब प्रक्रिया अपनी संपन्न होती है 26 जनवरी 1950 को। कब होती है? और उस दिन हमारा प्रदेश का नाम दे दिया गया राजस्थान। क्या दे दिया गया? अब तक अपने को संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, वृहत राजस्थान बोलते थे, अब क्या कर दिया गया आपने? लिख लो, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑन 26 जनवरी 1950 एडी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑन 26 जनवरी 1950 एडी, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। और स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। और स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया। और स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान, हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया? अब देखो डेट बोलो, क्या डेट है ये? आप कहोगे सर संविधान लागू हुआ, है ना? संविधान लागू हुआ तो संविधान में एक लाइन लिखी हुई है कि केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र में तो, राज्यों में, पर अपने तो राज्य में ही प्रधानमंत्री होते थे। हीरालाल शास्त्री इनको क्या बोल रहे हैं अपने? प्रधानमंत्री। तो आज के बाद इनको प्रधानमंत्री नहीं बोलोगे, आज के बाद इनको क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे अपने? हीरालाल शास्त्री। तो उनको अब क्या बोलने लगे? मुख्यमंत्री। तब तक चुनाव तो वे नहीं थे, चुनाव पहले हुए 52, तो 52 के बाद तो चुनाव होंगे, तब तो बनेंगे निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्या बनेंगे? उनको तो ये कहा था भाई ये हीरालाल जी को रख लो, तो हीरालाल जी अपने पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। कैसे मुख्यमंत्री है? लिख लो, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या थे पहले? मनोनीत। एक हेडिंग डालो, मनोनीत मुख्यमंत्री। मोनिका जाट है अपने क्लास में? भारत आई थी। लिख लो, एक हेडिंग डालो, मनोनीत मुख्यमंत्री। मैं थोड़ी कौन कौन बने थे मैं एक साथ बताता हूं आपको। नॉमिनेटेड सीएम, पहले तो मैंने नाम बता ही दिया, वापस रिपीट कर लो उनका। तो पहले कौन है अपने? हीरालाल जी। तो लिखो भाई हीरालाल शास्त्री। अब भाई हीरालाल जी जब प्रधानमंत्री बन गए या मुख्यमंत्री बन गए, तो अपने दो लोगों का एक ही जिंदगी का मकसद बच गया था, हीरालाल जी को हटाना है। जय नारायण व्यास और माणिक्यलाल दोनों ने दिल्ली जाके गाए पंछीडेर किए डांस कि भाई हीरालाल को हटाओ, हीरालाल को हटाओ, ये तो भ्रष्ट आदमी है, ये तो जयपुर के राजा का चमचा है, जैसे राज प्रमुख करता है वैसे ही करता है, इस आदमी में ज्यादा लखन नहीं है। तो केंद्र बड़ों लगा यार मामला गंभीर है, तो केंद्र बड़ों ने हीरालाल जी को हटा दिया, और हीरालाल जी को हटा के बना दिया सीएस वेंकटाचारी को। किसको बना दिया? अच्छा, सीएस वेंकटाचारी साउथ इंडिया के आईएएस थे। कहां के आईएएस थे? आप दुर्गति देखो राजस्थान की, मतलब राजस्थान का कोई आदमी नहीं मिला है जिसको मुख्यमंत्री बना सके, इसलिए साउथ इंडियन आईएएस को कहा कि तू बन जा राजस्थान का। कोई बन सकता है, यहाँ तो नाथी का बाड़ा है।
लिख लो CS वेंकटाचारी। भाई कैसे बना सकते हो आप हमारे राज्य का? CS वेंकटाचारी कौन है? CS वेंकटाचारी इंडियन सिविल सर्विस होती थी तब, है ना, सिविल सर्वेंट बोलते, IAS का दो आज के हिसाब से। तो व्यास जी वर्मा जी वापस गए। व्यास जी वर्मा जी ने कहा हमने ये कहा था ना हीरालाल जी को हटाना है, तो कहा हटा तो दिया कि नहीं सर, इस बात का मतलब ये था कि हमें बनाना है, केवल हटाना नहीं है, हमें बनाओ। फिर दोनों को एक साथ तो बना नहीं सकते। व्यास जी का डांस थोड़ा अच्छा था तो व्यास जी का नंबर है, लिखो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो तीन बंदे कौन कौन बताओ देखिए मनोनीत मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जय नारायण। 50 से 52 के बीच 3 साल, 52 में पहले चुनाव हो गए थे, 50 से 52 के बीच में तीन मुख्यमंत्री देख लिए अपन ने। कौन कौन देख लिए? हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी। अब आए भाई पहले चुनाव। पहले चुनाव हुए 52। कब होते हैं? 1952 के अंदर, देश के अंदर पहले जनरल इलेक्शन, पहले आम चुनाव हुए। चुनाव हुए तो कहा कि भाई सारे लोग चुनाव लड़ो, तो सब लोगों ने चुनाव लड़ा। अच्छा, पार्टी के नाम पर पूरे देश में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस, और तो कोई पार्टी नहीं थी। दूसरी कोई बड़ी पार्टी एक हुआ करती, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? पर कम्युनिस्टों का अपने यहां पर कोई ज्यादा इतना दबदबा नहीं था। अपने प्रजामंडल वाले सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए, तो प्रजामंडल वाले सारे चुनाव किससे लड़े? कांग्रेस। पर जोधपुर का राजा हनुमंत सिंह, राजा कौन है? मैंने कहा था, हनुमंत सिंह ने कहा था नया तो चाहिए प्रीवी पर्स, ना हमें चाहिए पद, लोकतंत्र है, जैसे जनता रहेगी वैसे हम रहेंगे। और राजा ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं मेरे बंदे खड़े करूंगा। उसमें एक बड़ी पार्टी हुआ करती देश में, एक और पार्टी जो कांग्रेस के मुकाबले एक और कोई पार्टी थी, राम राज्य परिषद। क्या नाम था? तो राम राज्य परिषद से इन्होंने टाई अप किया कि तुम हमारे साथ लड़ो और हम लड़ लेते हैं। और इन्होंने अपने मारवाड़ में अपने MLA खड़े कर दिए। मारवाड़ का मतलब हो गया जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाला जो पूरा बेल्ट था, इधर जोधपुर राजस्थान का मेरा जहां प्रभाव है मारवाड़ के अंदर, यहां मैं मेरे बंदे खड़े कर दूंगा। इसलिए पूरे के अंदर उन्होंने अपने बंदे खड़े कर दिए। एक बड़ी पार्टी कांग्रेस लड़ी रही। प्रजामंडल वाले सारे किससे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस। जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, जितने जितने नेता, ये सारे सारे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जोधपुर प्रॉपर की जो सीट थी, वहां से कांग्रेस से लड़ रहे हैं जय नारायण व्यास, और राम राज्य परिषद से राजा खुद खड़े हो गए। राजा कौन आपके? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह खड़े हुए तो जय नारायण व्यास हनुमंत सिंह जी से मिलने के लिए गए, और जाके जय नारायण व्यास ने हनुमंत सिंह जी को कहा कि राजा साहब, मैंने सुना आप मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे। कि हाँ व्यास जी, लोकतंत्र है, राजतंत्र में तो तलवार से राजा बनते थे, लोकतंत्र में वोट से बनते हैं, तो वोट से बन जाएंगे, इस बार चुनाव लड़ लेंगे। कि नहीं, वो तो अच्छी बात है, आपकी सोच काफी अच्छी है, लेकिन आप और कहीं से चुनाव लड़ लो, मेरे सामने क्यों लड़ रहे हो? क्यों, क्या दिक्कत है व्यास जी? यहाँ से का दिक्कत यह है कि मेरे सामने आप चुनाव लड़ोगे तो आप हार जाओगे, और आप हार जाओगे तो बेइज्जती होगी। मैं हालांकि आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, पर मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि जोधपुर का राजा चुनाव हारे और कहीं से लड़ लो। तो हनुमान सिंह जी ने कहा, व्यास जी चाय पी लो एक बार, बिस्किट लो, बिस्किट पड़े इधर, हाँ, बाद में बात करते हैं अपने। चाय पीने के बाद में हनुमान सिंह ने कहा कि व्यास जी सुनो, आपके सामने मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर खुद आपके सामने चुनाव लड़ रहा है। यदि मैं चुनाव ना लड़ूं और मैं जोधपुर की जनता को यह कह दूं कि व्यास जी के खिलाफ मेरी तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा बाटा, यकीन मानिए बाटा जीतेगा, आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। व्यास जी का देख लेते हैं मैदान के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन के प्रचार में व्यास जी को एक बात समझ में आ गई कि अपनी पार तो पड़नी ही नहीं। तो व्यास जी जालोर से और खड़े हो गए। एक आदमी 2 सीट से खड़ा हो जाए, तो व्यास जी जालोर से खड़े हो गए। राजा ने जालोर में अपना एक बंदा खड़ा कर दिया। व्यास जी की दोनों जगह से जमान जब्त है, जालोर से भी और जोधपुर। राजा अपनी सारी सीट जीत गया। जितने उसने मारवाड़ में बंदे खड़े किए थे सारे के सारे जीत गए। कांग्रेस का सुपड़ा साहब पूरे मारवाड़ के अंदर उनके नहीं जीत, उससे भी बड़ा कांग्रेस के जितने नेता हमने प्रजामंडल में पढ़े सारे हारे। माणिकलाल वर्मा हारे, विजय सिंह पथिक हारे, गोकुल भाई भट्ट हारे, भोगीलाल पांडे हारे, वागड़ के गांधी, राजस्थान के गांधी एक नहीं जीत पाया। ये सारे के सारे चुनाव हारे। कांग्रेस की बापड़ी की ले पड़ के सीट आई 82। पूरे देश में हालत ये थी कि यूपी साइड में उधर हालत थी कि भाई यूपी में मान लो सीट है 200 टोटल, कांग्रेस कितनी जीत गई? 175। केरल में सीट कितनी है? 120, कांग्रेस कितनी जीत गई? 95। बंगाल में सीट कितनी है? 180, कांग्रेस कितनी जीत गई? 160। राजस्थान में सीट थी 160। सरकार बनाने के लिए चाहिए 81। कितनी चाहिए? 80, 50% +1 चाहिए, 50% हो गया 80, और एक और जोड़ दो तो कितना हो गया? 81। कांग्रेस की 82 आई।
मतलब ले दे के मर पड़ के आप बहुमत तक पहुंचे थे, वरना बहुमत ही नहीं था कांग्रेस के पास में। तो सारे बड़े बड़े नेता चुनाव हारे इनके। इसका मतलब यह है कि प्रजामंडल आंदोलन झूठा है। यदि प्रजा आपके साथ थी तो आप चुनाव कैसे नहीं जीते? एक सिंगल आदमी चुनाव नहीं जीता आप में से। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। ये सारे नेता बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, कांग्रेस की सरकार आई, इसलिए इतिहास कांग्रेस ने लिखवाया, इसलिए इन्होंने लिखवाया बाद में। हर पार्टी ऐसा करती, बीजेपी की सरकार आती बीजेपी ऐसा करवाती। और फिर उस समय प्रजामंडल में यदि किसी ने छोटा मोटा यूं घर के अंदर छुप के कहा था राजा मुर्दाबाद, उसके खिलाफ लिखा गया। राजतंत्र के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले, जिन्होंने राजतंत्र की चूल्हे हिलाकर रख दी थी, उस आदमी से खुद से पूछ लिया जाए तो गए हैं, मैं तो अंदर ही बैठा था, अंदर ही बैठा बैठा कर रहा था मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजा बाहर आके घुड़की मार देता तो मैं बाहर नहीं जाता। हालात इनके ये थे। और जनता तो आपके साथ है ही नहीं यार, फिर किस बात का प्रजामंडल है? तो फिर लोग एक दूसरा लॉजिक देते हैं। लोग कहते हैं कि साहब राजाओं का प्रभाव था, और राजाओं का प्रभाव था इस वजह में जनता ने इन लोगों को वोट ही नहीं दी। अच्छा, 1952 में राजाओं का अभी तक इतना प्रभाव है कि राजा जनता करेंगे वोट हमें दो लेकिन नेताओं को मत दो। फिर दूसरा सवाल, सब 47 के अंदर, और फिर राजाओं ने राजगद्दियां क्यों छोड़ दी? 47 के अंदर सारे के सारे राजा भारत में क्यों शामिल हो गए? सबने अपनी राजगद्दियां क्यों छोड़ी? तब वहां लॉजिक है कि जनता का दबाव था, जनता के दबाव में राजाओं को गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब 47 में तो जनता दबाव दे रही है, और 52 में राजा दबाव दे रहे हैं। तुम्हारा दबाव अलग अलग दिशाओं में काम नहीं कर रहा, थोड़ा एक दिशा में काम करना चाहिए दबाव। सारे नेता चुनाव हारे। अब सारे नेता चुनाव हारे तो अब समस्या ही मुख्यमंत्री कौन बने? व्यास जी बनना चाहते थे, हार गए। पंछीड़ा हार गए, उधर गोकुल भाई भट्टन कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते, सारे हार गए। तो फिर जय नारायण व्यास के थैली पकड़ हुआ करते, बिल्ली की बाका छिंका टूटा, टीकाराम पालीवाल बने मुख्यमंत्री। कौन बने? लिखो, निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड सीएम। इलेक्टेड सीएम। तो राजस्थान के फर्स्ट इलेक्टेड सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। पहली विधानसभा थी तो उसमें खूब सारे लोगों ने इस्तीफे दिए थे। किशनगढ़ की सीट के एमएलए थे चांदमल मेहता, क्या नाम था? और चांदमल मेहता ने इस्तीफा दे दिया, भाई मुझे विधायक नहीं बनना, रखो रे तुम्हारा। अच्छा, आपने कहते हैं कि यदि इस्तीफा हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर वहां क्या करवाओ, चुनाव। तो किशनगढ़ में दोबारा चुनाव हुए। किशनगढ़ में चुनाव हुए तो जय नारायण व्यास किशनगढ़ से चुनाव लड़े। कहां से लड़े? जय नारायण व्यास अब भी बहुत ढंग से जानते थे कि जोधपुर की जनता फिर भी वोट नहीं देगी। भले मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कितने लिखवा लियो, लेकिन वोट तो मिलने वाले। जबकि जोधपुर में राजा की डेथ हो गई थी, राजा की डेथ हो गई तो वो वाली सीट भी खाली थी, वहां पर चुनाव लड़ सकते थे, पर व्यास जी नहीं लड़े। व्यास जी आए किशनगढ़, किशनगढ़ से चुनाव जीते। जीतने के बाद व्यास जी बने मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल को हटाया। व्यास जी ने कहा अपना जीवन एक ही पद के लिए बना, वो पद कौन सा है? लिखो, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास अपने वो सीएम है जो पहले बने थे आपके मनोनीत, और बाद में क्या बने? निर्वाचित। अब आप ये 6 महीने के अंदर अंदर ही आ गए। अब यदि आप टीकाराम पालीवाल को हटाओगे तो उनका क्या किया जाए? टीकाराम पालीवाल का आपको बना देते हैं उप मुख्यमंत्री। क्या बना देते हैं? तो जय नारायण व्यास वाली जो गवर्नमेंट थी उसमें टीकाराम पालीवाल क्या थे? उप मुख्यमंत्री। तो कोई पूछे कि राजस्थान में ऐसा कौन बंदा जिसे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया? कौन था भाई? ये तो डिमोशन है ना। लिख लो, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। लोग उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनते हैं, ये उल्टे बने। जैसे आजकल बेचारे उसका कर रखा है बीजेपी वालों ने, फडणवीस का। महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस के साथ यही तो कर रखा है। बेचारा पिछली गवर्नमेंट में था मुख्यमंत्री, इस गवर्नमेंट के अंदर क्या टिका रखा उसको? उप मुख्यमंत्री। बेइज्जती है। पता नहीं वो आदमी सीट पे ही क्यों बैठा, थोड़ा बहुत अंदर जमीर हो तो सीट पे नहीं बैठे। इधर टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल को तो पता ही था कि अपने को तो मुख्यमंत्री बना दिया, वही बहुत बड़ी बात थी। अपने को बनाता कौन है? उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अपने इधर। 3 इडियट मूवी देखिए, उस मूवी में एक डायलॉग है कि आप फेल होते हो तो आपको कम दुख होता है, पर आपका दोस्त पास होता है। अब तक दोनों दोस्त फेल थे, जय नारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा, पर अब उल्टा है। अब जय नारायण व्यास तो चुनाव जीत के क्या बन गए? सीएम। वर्मा जी अभी तक पंछेड़े गा रहे हैं। पहले व्यास जी और वर्मा जी दोनों मिलकर शास्त्री को हटाना चाहते थे। अब वर्मा जी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, किसको हटाना है?
और दिल्ली जाके सेम शिकायतें कर रहे थे दोनों। वर्मा जी जो पहले ये दोनों मिलके शास्त्री के खिलाफ किया करते कि जयनारायण व्यास राजाओं के हाथ में बिक गए हैं, जयनारायण व्यास ने तो राजा के कैंडिडेट्स को कांग्रेस में मिलाना शुरू कर दिया है, जयनारायण व्यास भ्रष्टाचारी है, जितने आरोप लगा रहे थे वो सारे आरोप लगाए, सारे आरोप। और जयनारायण व्यास पे वैसे भी 420 का मुकदमा है, सिटिंग सीएम जिसके खिलाफ 420 का मुकदमा चला, 420 का मुकदमा चला, तो वहां पे ऐसे भ्रष्टाचार के खूब सारे आरोप लगाए गए। आरोप लगाए गए तो केंद्र वालों को लगाया मामला गड़बड़ है, तो केंद्र वालों ने 2 सुपरवाइजर भेजे कि जाओ चेक करो राजस्थान में क्या है। सुपरवाइजर आए, रहा के जयनारायण व्यास का, व्यास जी आपके खिलाफ असंतोष है, आपके खिलाफ खूब सारे लोग खिलाफ चल रहे हैं, वर्मा जी बार बार शिकायत कर रहे हैं। व्यास जिनका तो खुद हार गया, इसलिए बकवास करता रहता है, कुछ नहीं मैं सीएम हूं, सब लोग मेरे साथ। नहीं साहब, वर्मा जी कह रहे हैं उनके साथ एमएलए। कांग्रेस में टोटल एमएलए की संख्या हो गई थी 110, कितनी हो गई? 82 पहले जीत के आए थे, फिर कुछ दूसरी पार्टियों के आगे कांग्रेस में मिल गए थे, कई जगह बाई इलेक्शन हुए तो कांग्रेस दोबारा जीत गई वहां पर, तो वहां वाले मेंबर हो गए। टोटल मेंबर कितने हो गए? 110। तो अब कहा भाई कांग्रेस के जो 110 एमएलए इनमें वोटिंग करवा लो, ज्यादा एमएलए जिसके पक्ष में होंगे वो क्या बन जाएगा? व्यास जी का करवा लो, कल करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वोटिंग भी तो व्यास जी का, भाई इधर से तो मैं खड़ा हूँ, सामने कौन खड़ा होगा? माणिकलाल वर्मा, वो तो खुद ही चुनाव नहीं जीता, हारा हुआ है। माणिकलाल वर्मा ने कहा व्यास जी इतना नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप ही अब चुनाव जीत के, पहले आप ही हारे हुए थे। तो कहा कोई नहीं, अब तो जीत के आ गया, आपकी तरफ से चुनाव कौन लड़ेगा? वर्मा जी ने कहा व्यास जी हमारी तरफ से चुनाव सबसे यंग लड़का लड़ेगा, हमारी तरफ से लड़ेगा मोहनलाल सुखाड़िया। कौन लड़ेगा? व्यास जी का, ये कल का छोरा, काल मरी आज भूतनी होगी, ये मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, इसकी जितनी उम्र है ना, इतनी साल पॉलिटिक्स कर ली, धोले आगे धोले दाढ़ी में, कहा अब यही लड़ेगा। अब चुनाव का रिजल्ट आया, व्यास जी को वोट मिले 51, कितने मिले? सुखाड़िया जी को वोट मिले 59, कितने मिले? 2 साल बाद व्यास जी तांगे पर अपना सामान लाद के घर जा रहे थे, राजस्थान में नए सीएम बन रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। पहली विधानसभा में मात्र 2 साल में हम 3 सीएम देख गए थे, लिखो मोहनलाल सुखाड़िया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, जयनारायण व्यास 8 वोटों से आ रहे, कितने वोटों से आ रहे? वोटिंग होने से पहले 9 लोग एक कोने में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि अपने को वोट किसको देना है। उन 9 लोगों का यह मानना था कि अपने वोट देंगे सुखाड़िया को। किसको देंगे? उन 9 लोगों में एक आदमी टीकाराम पालीवाल, 9 में से एक कौन है? टीकाराम पाल। और 8 आदमी टीकाराम पालीवाल के समर्थक है, और इनका यह कहना है कि जयनारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल को हटा के मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम जयनारायण व्यास को तो वोट नहीं देंगे, हम वोट किसको देंगे? मोहनलाल। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, यदि व्यास का दुश्मन मोहनलाल सुखाड़िया तो अपने किसको वोट दे दो? मोहनलाल सुखाड़ी। तो 9 वोट देने के लिए किधर जा रहे हैं? उधर मोहनलाल। लेकिन जब अंदर घुस रहे थे तो टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास ने पकड़ा, और टीकाराम पालीवाल को जयनारायण व्यास ने पकड़ कहा कि पालीवाल जी मैं कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बना रहा हूं, माणिकलाल वर्मा तो ये सॉरी मोहनलाल सुखाड़िया तो ये भी नहीं बनाएगा, क्या करोगे उधर? आप मुझे वोट दो, डंका मंत्रालय मिलेगा, उप मुख्यमंत्री बनोगे। अब वो 8 आदमी पहले चले गए, उनको ये मैसेज दे नहीं पाए, इसलिए टीकाराम पालीवाल ने तो वोट दिया जयनारायण व्यास को, टीकाराम पालीवाल के 8 समर्थकों ने वोट दिया मोहनलाल सुखाड़िया को, और मोहनलाल सुखाड़िया 8 वोटों से जीते। कितने वोटों से जीते? तो भाई साहब किस्मत किधर कैसे क्या मेहरबान होती है इसका कुछ भी पता नहीं होता है। तो पहले सीएम कौन बने अपने निर्वाचित? इनको हटा के, व्यास जी को हटा के, और सुखाड़िया जी बाद में एक बार सीट पर बैठे तो चिपक गए भाई साहब। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया मात्र 38 साल की उम्र में राजस्थान के सीएम बन गए थे। अगले 17 साल, कितने साल? राजस्थान में एक ही नेता थे, सुखाड़िया सुखाड़िया और सुखाड़िया। इसके अलावा राजस्थान में कोई दूसरा नेता 55 साल की उम्र में मुख्यमंत्री से हटे। लेकिन जब वो 55 साल में मुख्यमंत्री के पद से हटे तब तक कितने साल मुख्यमंत्री रह गए थे? 17 साल। लोगों को 55 साल की उम्र में एमएलए का टिकट मिलता है, फिर भी कहते हैं युवा है ना? तब मुझे कई बार लगता, तू कहना राज्यसभा में चले जाओ, मैं कई बार सोचता हूँ यार पॉलिटिकल कैरियर हो भी, कल को पॉलिटिक्स भी करें, भगवान पॉलिटिक्स भी करवाए तो मोहनलाल सुखाड़िया जैसी करवाए, या 55 में तो रिटायर हो जाए, है ना? यहाँ बाद 55 तक घूम रहे हो, एक टिकट मिल जाए, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाए टिकट का। वो क्या पॉलिटिक्स से दूर है, बाद में तो पॉलिटिक्स सुखाड़िया जी टाइप की हो। जब 17 साल सीएम रह गए तो राजस्थान के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री,
राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री। अब जो ज्यादा टाइम रहेगा तो उसके टाइम में ज्यादा काम भी होंगे, सीधी सी बात है। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता। याद रखिएगा बात, सुखाड़ देगा कि तीनों बातें लिख लो अपन। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, यंगेस्ट सीएम ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री, यंगेस्ट सीएम ऑफ राजस्थान। दूसरे लिख लो, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री या सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ लॉन्गेस्ट टेन्योर। सीएम ऑफ लॉन्गेस्ट टेन्योर, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, फाउंडर ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आधुनिक राजस्थान का। अब ये भाई अपना हो गया, राजस्थान बनबुन आ गया। अब 1950 के दिसंबर में जाके वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? कब हुई? देश का एकीकरण करने वाले बंदे कौन? वल्लभ भाई पटेल। और 50 में जैसे वल्लभ भाई पटेल मरे, पूरा देश के अंदर दंगे हुए। तमिल कह रहे, तेलुगु कह रहे हमें तमिल के साथ नहीं रहना। तेलुगु कह रहे हम किसके साथ नहीं रहना? तमिल और तेलुगु दोनों को मिला के एक स्टेट बनता था, मद्रास। स्टेट कौन सा? उसमें दो राज्य आते, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब आप देख लो, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों का एक राज्य है मद्रास, राजधानी है मद्रास, तो मद्रास में तमिलों की चलेगी, क्यों मद्रास की साइड में, तमिलों की साइड में। इसलिए तेलुगु नाराज, क्या उधर तमिलों को नौकरियां मिलती है, तमिलों को ठेके मिलते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए हम इन तमिलों के साथ में नहीं रहे। इधर हिंदी वाले कहे कि हम पंजाबियों के साथ नहीं रहेंगे, हरियाणा कहे हमें पंजाब से अलग करो, गुजराती कहे मराठियों के साथ नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र गुजरात को मिला के बनता बॉम्बे, का अलग किया जाए। उधर नदियों वाले कहे कि हम पहाड़ों वालों के साथ नहीं रहेंगे, हिमाचल कहे कि हमें पंजाब से अलग किया जाए। उधर वो नागे कहें कि हम कपड़े वालों के साथ नहीं रहेंगे, हमारा नागालैंड अलग होना चाहिए भाई, नागे नागे एक साथ रहेंगे, गाबे वालों के साथ क्यों रहे हम। पूरे देश में दंगे इस प्रकार। नेहरू जी ने कहा कोई नहीं, करते रहते हैं ऐसे। पर तेलुगु तमिल बड़ा उधर विरोध ज्यादा चल रहा था। और उधर एक नेता थे श्री पोटी रामल्लू, क्या नाम था? भूख हड़ताल पे बैठ गए। रामल्लू ने कहा कि अलग से यदि तेलुगुओं का आंध्र प्रदेश नहीं बना तो मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं। नेहरू जी का मर्जा भले पर नहीं बनाएंगे। श्री पोटी रामल्लू 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? और जैसे ही श्री पोटी रामल्लू की मृत्यु हुई, इधर भाई तेलुगुओं ने तमिलों को पीटना शुरू किया कि तमिलनाडु की जो भी बस आए उनका कोई बंदा है उनको देख देख के कुटोरा अपनी साइड के अंदर, हैदराबाद की साइड में इनको कूटना शुरू किया। नेहरू जी को लगा लफड़ा होगा, इसलिए शाम को घोषणा की उस दिन कि अलग राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश। क्या बनाया जाता है? जब आंध्र प्रदेश बनाया तो बाकी जाकर हमने मोरने के बाटे मारे हैं क्या? आंध्र प्रदेश बना दो, मतलब हमारे में भी जब तक आदमी भूख हड़ताल करके मरेगा नहीं तुम बनाओगे नहीं क्या? तो भी नेहरू जी को फंस गए। सरकार जब भी फंसती है तो क्या बनाती है? समिति। तो सरकार ने कहा हम एक समिति बनाते हैं, हम एक आयोग बनाते हैं, ये आयोग जैसे कहेगा वैसे हम कर लेंगे। पहले राज्यों का गठन कौन करके गए? वल्लभ भाई पटेल। अब हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। राज्यों क्या करेंगे? तो एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। लिखो, 7वां चरण। 7th फेज। कौन सा आयोग बनाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। डैश लगा दो, 1 2 3 4 लगा के लिखना। अब राज्य पुनर्गठन आयोग दिल्ली में बैठ गया और उसने कहा हाँ भाई आओ, क्या क्या समस्या सब बताओ। तो राजस्थान वालों अपनी भी बताओ जाके समस्या। तो हमने राजस्थान से बंदे भेजे गए, उन्होंने जाकर सब आबू दिलवड़ा क्या दो हमें, हमारा है वल्लभ भाई पटेल खा गए, मिला गए बॉम्बे के अंदर, हमें दिए जाए। तो आबू दिलवड़ा अपने को वापस दिए गए। मैं कहता हूँ वल्लभ भाई पटेल जीवते होते तो नहीं मिलते, वल्लभ भाई पटेल मर गए थे इसलिए अपने क्या मिल गए? आबू दिलवड़ा। 1 नंबर लगा के लिखो, आबू व दिलवड़ा राजस्थान में मिलाए गए।
Abu and Delwada were merged in Rajasthan. Abu और दिलवड़ा राजस्थान में मिलाए गए. Abu and Delwada were merged in Rajasthan. Abu और दिलवड़ा राजस्थान में मिलाए गए. फिर किसी ने जहां कहा है ऐसा राज्य कहां देखा आपने कि ये राज्य राजस्थान, फिर बीच में आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, फिर वापस आ जाता है राज्य राजस्थान. सब गाड़ियों को परमिट 2 बार लेना पड़ता है. पहले राजस्थान में चलती है, फिर अजमेर में चलती है, फिर राजस्थान में चलती है. मतलब स्टेट क्रॉस करना पड़ता है. हमारे स्टेट में दूसरे स्टेट, हमारे स्टेट से स्टेट में जाने के लिए हमें केंद्र शासित प्रदेश बीच में से करना पड़ता है. ऐसे कहां होते हैं केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है कोई साइड का इलाका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, इनको बनाओ यार, हमें कहां बीच में छोड़ रखा है. तो बाद में कहा ठीक है इसको छोड़ो, इसको राजस्थान में मिला दो. इसलिए अजमेर मेरवाड़ा भी किसको दे दिया गया? राजस्थान. 2 नंबर लिखो. अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया. अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया. अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. उधर नीचे की तरफ मध्य प्रदेश की साइड में एक जगह पड़ती थी सुनील टप्पा. कौन सी जगह थी? अपने और मध्य प्रदेश की बाउंड्री के बीचों बीच आ रही थी, अपने साइड में ज्यादा थी, इसलिए मध्य प्रदेश से लेके अपने को दे दी. तो मध्य प्रदेश का कौन सा इलाका अपने को दिया गया? 3 नंबर लिखो. मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया. सुनील टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया. सुनील टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान. राजस्थान का सुनील टप्पा, मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया. तो मध्य प्रदेश रोया, उसने कहा हर जगह का नाम सुनील टप्पा हो तो कहीं भी टप्पा खिला लोगे? हमारा है यार. अरे का रो मत रे, वापस दे देंगे तेरे को. तो अपना एक इलाका उनको वापस दिया, सिरोंज. कौन सा दिया? लिखो, 4 नंबर लिखो. राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया. सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी. राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया. सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी. राजस्थान का सिरोंज किसको दे दिया गया? 4 चेंज है. गुजरात से या बॉम्बे से हमने क्या लिए? अबू है देलवाड़ा. ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लिया? अजमेर मेरवाड़ा. एमपी से हमने क्या लिया और एमपी को हमने क्या दिया? ये सब कुछ हमारा हो रहा था 1 नवंबर 1956. कब हो रहा था? नीचे एक लाइन लिखो. ये 4 पॉइंट लिख लिया, अलग से एक लाइन लिखो, इसमें 4 पॉइंट है. लिखो इस प्रकार 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, सोन 1 नवंबर 1956 एडी. इस प्रकार 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, सोन 1 नवंबर 1956 एडी. 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ. इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वॉज कंप्लीटेड. इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. वही थे 17 साल लगातार. दिस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया वॉज सीएम ऑफ राजस्थान. इस समय मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. दिस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया वॉज सीएम ऑफ राजस्थान. मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे. कल पढ़ेंगे.